चलो स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, दिस इज जीसीपी ट्रेनिंग डे 16। ओके, सो एज यूजुअल जैसा हम करते हैं कि लास्ट लेक्चर में जो भी पढ़े थे पहले वो देखते हैं। सो क्विक रिकैप। ओके, रिकैप। सो जल्दी जल्दी बताओ लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या तो पढ़ा था। हम लोग ने पहले नेटवर्किंग देखी कि वीपीसी नेटवर्किंग क्या होता है सीसीपी में। क्या होता है नेटवर्किंग? नेटवर्किंग मतलब दो चीज को कम्युनिकेट करवाना है, एक नोड से दूसरे नोड पे। बट एक वीपीसी मतलब एक आइसोलेट नेटवर्क बनाते हैं हमारे खुद के लिए, जहाँ पे हम अपने रिसोर्स एस्टेब्लिश कर सके। ओके ओके, सो बेसिकली क्या होता है, जो भी एंटरप्राइज ग्रेड एप्लीकेशंस होते हैं उसमें ऑर्गेनाइजेशंस क्या चाहते हैं कि उनके जो रिसोर्सेस है उनके खुद के प्राइवेट नेटवर्क के अंदर हो। ठीक है, तो अगर मुझे खुद का प्राइवेट नेटवर्क बनाना है जिसके अंदर रिसोर्सेज जो है वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं उस पर्टिकुलर नेटवर्क के अंदर ही, है ना। तो इस तरह का अगर मुझे ऑफरिंग चाहिए या फिर ये नेटवर्क अगर मुझे खुद के इन्वायरमेंट में क्रिएट करना है, तो गूगल एक ऑफरिंग या सर्विस प्रोवाइड करती है जिसको हम लोग बोलते हैं वीपीसी नेटवर्क। और यूजिंग दिस पर्टिकुलर सर्विस हम खुद का क्या बना सकते हैं, नेटवर्क बना सकते हैं, राइट। जिसमें साइडर रेंजेस वगैरह ये सब हम खुद से डिसाइड कर सकते हैं, क्या साइडर रहेगा, कौन से सबनेट्स आएंगे, कौन से रीजन में रहेगा। अगर मेरा एप्लीकेशन जो है उसके जो ज्यादातर यूजर जो है वो एशिया साउथ वन में अवेलेबल हो, है ना, तो मैं ये डिसाइड कर सकता हूँ कि मेरा जो नेटवर्क है वो सिर्फ इसी पर्टिकुलर रीजन से बिलोंग करेगा। सो ये भी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, राइट। अब हमारा जो वीपीसी नेटवर्क होता है उसके दो टाइप्स पढ़े थे हम लोग, कौन कौन से हैं? कस्टम एंड ऑटो मोड। ओके, ऑटो मोड और एक होता है कस्टम कस्टम। मोड। ओके, ऑटो मोड और कस्टम मोड में डिफरेंस क्या है, जल्दी से बताओ। ऑटो मोड में वो खुद से साइडर ले लेगा। कस्टम में हम सब कुछ खुद डिफाइन करते हैं। हाँ। साइडर हाँ, रेंज जो भी हमें आईपी लेनी है सब खुद डिफाइन करेंगे, पर ऑटो में वो अपने आप ही ले लेगा, मतलब जो जो उसको बेस्ट लगेगा उस टाइप पे, मतलब। ओके। मेजर डिफरेंस इन दोनों में बेसिकली यही होता है कि जब हम ऑटो मोड टाइप का नेटवर्क बनाते हैं तो गूगल क्या करती है, उसके जितने भी रीजन्स अवेलेबल हैं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, वहां पर वो क्या बना देता है, इसका नेटवर्क बना देगा, सबनेट्स। सबनेट इवेंट बना देता है। बट कस्टम मोड में हम क्या करते हैं, हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि अगर मेरे यूजर्स एशिया साउथ वन मुंबई में ही है तो मैं सिर्फ उसी रीजन में क्या बनाऊंगा, सबनेट बनाऊंगा। सबनेट। तो जब भी तुम गूगल क्लाउड प्रोजेक्ट देखते हो या एट द स्टार्टिंग तुम आते हो, ये जो ऑटो मोड नेटवर्क होता है ये ऑटोमेटिकली बना हुआ होता है वहां पे। ठीक है, बट कस्टम मोड नेटवर्क इज प्रेफरेबल क्योंकि जो भी एंटरप्राइज ग्रेड एप्लीकेशंस होते हैं या एंटरप्राइज में जब हम एक्चुअल यूज केसेस के साथ जब काम करते हैं तो यहाँ पर ये रिक्वायरमेंट होती है, जो साइडर होता है सबनेट का और जो सबनेट हम बनाते हैं वो स्पेसिफिक रीजन में होना चाहिए, उसका साइडर रेंज भी स्पेसिफिक होना चाहिए। तो क्योंकि देखो कभी कभी यूज केस आता है ना कि हमारा जो पहले का एप्लीकेशन था, तो पहले के लोग कैसे ऑन प्रेमिसेस यूज करते थे, खुद का डेटा सेंटर, है ना। तो क्या करते हैं हम लोग, जब खुद का डेटा सेंटर होता है तो वहां पर साइडर वगैरह सबनेट वगैरह सब अपने अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ बनाते हैं। तो जब हम ग्रेजुअली वहां से क्लाउड में मूव करते हैं या क्लाउड में आते हैं तो वहां पर बेसिकली क्या होता है, तुम्हारा जो ऑन प्रेमिसेस डेटा सेंटर है वहां का एप्लीकेशन तुम्हारे क्लाउड के एप्लीकेशंस या फिर रिसोर्सेस वर्चुअल मशीन वगैरह से इंटरेक्ट तभी कर पाएगा जब ये जो साइडर रेंज वाली जो पार्ट होती है ना, ये दोनों में मैच नहीं होना चाहिए। समझ में आया क्या? कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं रहेगा, इसीलिए हाँ हाँ। कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, दिस इज द रिक्वायरमेंट, ये शायद मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, है ना। तो वो कन्फ्लिक्शन को रोकने के लिए हमारे पास ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है, क्योंकि देखो ऑटो मोड जब हम क्रिएट करते हैं तो हम साइडर नहीं बताते कि भाई तुम्हें कौन सा साइडर है, वो ऑटोमेटिकली डिसाइड होता है। बट कस्टम मोड में हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा स्पेसिफिक साइडर है जिसको यूज करके हम सबनेट बनाने वाले, और जो कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा हमारे ऑन प्रेम के साथ या फिर डेटा सेंटर के साथ, ताकि ये दोनों इजीली कम्युनिकेट कर सके। तो कस्टम मोड नेटवर्क जो है वो अगर हम रियल वर्ल्ड यूज केसेस के साथ काम कर रहे हैं तो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग है। ठीक है, हम्म। ये हो गया हमारा ऑटो मोड एंड कस्टम मोड। इसके बाद और थोड़ी थोड़ी चीजें पढ़े थे, बताओ कौन कौन सी है। उसके बाद हम लोग ने फायरवॉल रूल्स देखे थे। फायरवॉल रूल क्या होता है ये?
ये एक्चुअली ट्रैफिक को रोकने के लिए मशीन मतलब रिसोर्सेज पे आने जाने वाला, जो भी हाँ ट्रैफिक हो उसको रोके या फिर अलाउ करे। ओके। अब बेसिकली क्या है, ये मेरा वीपीसी है। क्या है मेरा? वीपीसी। इस वीपीसी के अंदर अलग अलग सबनेट्स अवेलेबल हैं, कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं, राइट। और इन सबनेट्स के अंदर मेरे पास क्या है, रिसोर्सेस है। तो सपोज ये जो सबनेट है मेरा, ये वेब सर्वर्स के लिए है, जहां पर मैं अपने एप्लीकेशंस को, वेबसाइट्स को होस्ट करता हूँ। यहाँ पर कुछ रिसोर्सेस हैं, जैसे क्लाउड सीक्वल का इंस्टेंस बना दिया, ये मेरा डीबी है। तो देखिए ना कि डेटाबेस को है वो हम आउटर वर्ल्ड से एक्सपोज नहीं करते, राइट। इसको हम बाहर के इंटरनेट से एक्सपोज करेंगे क्या? नहीं। नहीं। बट जो मेरा वेबसाइट है उसको मैं चाहता हूं ना लोग आके एक्सेस करें। तो यहाँ पर मैं कैसे डिसाइड करूंगा कि मेरे वेबसाइट को इंटरनेट से जो यूजर है वो यूज कर सके, है ना। तो ये, और ये जो इंटरनेट का ही जो यूजर है वो मेरे डीबी को एक्सेस ना कर सके डायरेक्टली, ये जो फंक्शनैलिटी है, ये जो रिस्ट्रिक्शंस है, वो मैं अप्लाई करता हूँ, वो मैं रिस्ट्रिक्ट करता हूँ यूजिंग फायरवॉल रूल्स। सो फायरवॉल रूल्स की हेल्प से मैं डिफाइन कर सकता हूँ कि मेरे कौन से सबनेट पे, कौन से रिसोर्स पे कौन एक्सेस कर पाएगा, कौन एक्सेस नहीं कर पाएगा। ये मैं कैसे डिसाइड करता हूँ? यूजिंग फायरवॉल रूल्स। तो रिमेंबर हमने एक फायरवॉल रूल बनाया था जिसमें टैग डाला था कि ये अलाउ एचटीटीपी ट्रैफिक, है ना, अलाउ इंटरनेट ट्रैफिक, ऐसा टाइप का। तो उससे क्या होता है, तुम ये डिसाइड कर सकते हो कि इंटरनेट से या फिर कहीं से भी कौन सा बंदा तुम्हारे रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है, एक्सेस नहीं कर सकता। तो ये सब जो रिस्ट्रिक्शन है वो हम किसके थ्रू अप्लाई करते हैं? यूजिंग फायरवॉल रूल्स, राइट। ये हो गया। इसके बाद हमने और क्या पढ़ा था? ट्रैफिक जो है वो तुम्हारा दो टाइप का होता है, पढ़े थे? दो टाइप के ट्रैफिक कौन कौन सा? एक होता है इग्रेस इग्रेस और दूसरा होता है इनग्रेस। इग्रेस मतलब आउटबाउंड, आउटबाउंड ट्रैफिक, मतलब जाने वाला, और इनग्रेस मतलब आने वाला ट्रैफिक, इनबाउंड। इनबाउंड, राइट। अब बेसिकली कैसा है कि अगर मुझे एक फायरवॉल रूल बनाना है जिसमें मैं चाहता हूं इंटरनेट से कोई बंदा मेरे वेबसाइट को एक्सेस कर सके, तो कौन सा ट्रैफिक बनाऊंगा मैं? एचटीटीपी और देखो इंग्रेस। सपोज ये मेरा वेबसाइट है, ठीक है, ये मेरा वर्चुअल मशीन है, ठीक है। अब ये वर्चुअल मशीन वेबसाइट को होस्ट कर रहा है। अब मैं चाहता हूं कि इंटरनेट से जो कोई बंदा है वो इस वेबसाइट को एक्सेस कर सके, तो मैं किस तरह का फायरवॉल रूल बनाऊंगा? इंग्रेस टाइप का। करेक्ट, इनग्रेस टाइप का, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक जो है वो आना चाहिए, राइट। तो हमेशा पॉइंट ऑफ जो तुम्हारा रेफरेंस है वो तुम्हारा ये रिसोर्स होता है जहां पर हम एक्सेस करना चाहते हैं। तो अगर ये आ रहा है ट्रैफिक इनबाउंड, है ना, तो ये इनग्रेस है। अगर यहाँ से ट्रैफिक जाता तो उसको क्या बोलते हैं? आउटबाउंड ट्रैफिक, मतलब इग्रेस, ठीक है। तो अभी मैं चाहता हूं कि मेरा जो वेबसाइट है, ये मेरा क्या है? वेबसाइट है। ये वेबसाइट अगर सामने वाला बंदा यूज करना चाहता है तो उसको एक्सेस देना पड़ेगा मुझे, तो इसीलिए मैं इनग्रेस टाइप का वो बनाता हूँ फायरवॉल रूल। और इंटरनेट का आईपी क्या होता है? 0.0.0/0। करेक्ट, 0.0.0/0। ये मेरा इंटरनेट का आईपी है। तो मैं क्या करूंगा, एक फायरवॉल रूल बनाऊंगा, राइट। वो फायरवॉल रूल क्या करेगा, इस पर्टिकुलर रेंज को, मतलब इंटरनेट को, ये हमारा क्या है? सोर्स है, राइट। ये हमारा क्या है? सोर्स। यहां से कोई बंदा एक्सेस करेगा मेरे वेबसाइट को, तो इस तरह का फायरवॉल रूल बनाऊंगा कि इंटरनेट से, जो कि मेरा सोर्स है, कोई भी बंदा मेरे वेबसाइट को क्या कर सके? एक्सेस करे ओवर किसी स्पेसिफिक पोर्ट नंबर पे। और उस पोर्ट का नाम होता है, या तो होता है वो 80 नंबर पोर्ट, दैट इज HTTPS, और एक होता है HTTPS। तो इसको ले लो HTTP 80, और ये होता है HTTPS इज 443, ठीक है। सो ये करते हैं। और लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कैसे हम फायरवॉल रूल बनाते हैं और किसी वेबसाइट पे कैसी रिसोर्स पे हम कैसे उसको अटैच करते हैं। सो आई थिंक ओवरऑल अब तुम्हें पूरा आइडिया है कि गूगल क्लाउड का कौन कौन सा बेसिक कंपोनेंट्स है, ठीक है, और उन बेसिक कंपोनेंट्स को किस पर्टिकुलर यूज केस के लिए कौन से टाइम पे यूज करना है उसको। जैसे कि अगर मैं कंप्यूट इंजन देता हूँ,
है ना? तो तुम लोग तुरंत बता सकते हो कि तुम्हारा एप्लीकेशन अगर मोनोलिथ टाइप का है, तो चलो चलते हैं हम कंप्यूट इंजन के साथ, है ना? अगर मेरे पास कोई ऐसा एप्लीकेशन है जो कंटेनराइज है और मैं चाहता हूँ वो इवेंट ड्रिवन काइंड ऑफ सिचुएशन में चले, है ना? तो तुम लोग डायरेक्टली बोलोगे चलो गो विथ क्लाउड रन, है ना? तो अब तुम्हें रिसोर्सेस पता है। ऐसे ही अगर मैं डीबी की बात करूं, तो मुझे अगर रिलेशनल डेटाबेस चाहिए जो कि और रीजनल स्कोप चाहिए, रीजनल स्कोप मतलब सिर्फ एशिया साउथ वन में ही मेरे यूजर्स हैं, तो मैं सीधा क्लाउड सीक्वल के पास जाऊंगा, हम्म, राइट? तो अब तुम्हें पता है कि कौन से सिनेरियो में कौन सा रिसोर्स यूज करना है। बट यहाँ पर तुम लोगों को अभी भी एक कंफ्यूजन होगा कि यार चलो ठीक है, ये सब तो चीजें समझ में आ गई कि किस पर्टिकुलर सर्विस को किस टाइम पे हमें यूज करना है, बट अगर एक्चुअल सिनेरियो आता है तब मैं उनको कैसे यूटिलाइज करूं? एक्चुअल सिनेरियो इट मींस कि तुम्हारे पास खुद का एक एप्लीकेशन है जो तुमने खुद से बिल्ड किया है, ठीक है? अब इस एप्लीकेशन को डिफरेंट डिफरेंट जो मेरे गूगल क्लाउड के रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, उन रिसोर्सेस पे मैं डिप्लॉय कैसे करूं, और उसके बाद अंडरस्टैंड कैसे करूं कि कौन से सिनेरियो में मेरे एप्लीकेशन के लिए कौन से सर्विस बेस्ट है, ताकि तुम डेमोन्स्ट्रेट कर सको इन योर रेज्यूमे, या फिर जब तुम किसी को बताओगे कि देखो भाई मेरा एप्लीकेशन इस टाइप का था, ये उसकी डिपेंडेंसी थी, तो इस तरह से मैंने इस रिसोर्स का यूज करके, लाइक कंप्यूट इंजन हो, क्लाउड रन हो, जीकेई हो, मैंने उसको गूगल क्लाउड के अंदर डिप्लॉय किया था विद द बेस्ट प्रैक्टिसेस। और उसके लिए मैंने जो डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेस मैंने पढ़े, जैसे कि अगर मुझे लॉगिन वाला सिस्टम मैंने अपने एप्लीकेशन में बना रखा है, तो उसके लिए मैंने लेवरेज किया है क्लाउड सीक्वल इंस्टेंस फॉर द ऑथेंटिकेशन पर्पस। और उसके बाद आगे जाके हम लोग अपने एप्लीकेशन पे थोड़ा और करेंगे, जो कि होगा पार्ट एसआरई का, साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर का। इंजीनियर। तो बेसिकली ये इनका काम क्या होता है, तुम्हारे एप्लीकेशन को मॉनिटर करना, उसके परफॉर्मेंस ट्यूनिंग करना, ये सारा काम जो होता है वो साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर का होता है, ठीक है? तो वो वाली चीज करने के लिए सबसे पहले हमारा बेस एप्लीकेशन होना चाहिए, गूगल क्लाउड के अंदर बेस प्रोजेक्ट होना चाहिए। तो फ्रॉम टूडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू वर्क ऑन आवर ओन प्रोजेक्ट्स, मतलब गूगल क्लाउड प्रोजेक्ट्स पे हम काम करेंगे अब। सो बेसिकली क्या करने वाले हैं, इसके लिए मैं जस्ट टैब चेंज कर रहा हूँ, गिव मी अ मोमेंट, एक मिनट। क्लियर है राइट कि क्या करना है हमें? सो एक मिनट बस दो मुझे, चलो ओके। सो बेसिकली ये सिंपल कैनवास है। तो अभी मैं तुम्हें आइडिया बताने वाला कि एग्जैक्टली हम करने क्या वाले हैं, ओके? सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वेबसाइट बनाएंगे, सिंपल सा वेबसाइट, जैसे नॉर्मल सा हमारा एक एप्लीकेशन होता है खुद के इन्वायरमेंट में, जो कि हम यूज करेंगे यहाँ पे फ्लास्क। ये एक पाइथन का फ्रेमवर्क है जिसकी हेल्प से हम इजीली एप्लीकेशन बना सकते हैं। बहुत इजी फ्रेमवर्क है और पाइथन बहुत इजी है। तो देखो तुम लोगों को ऐसा नहीं है कि कोडिंग बहुत हाई लेवल पे आनी ही चाहिए, अदरवाइज तुम कर ही नहीं सकते, ये वाली बात ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम्हें अपने रेज्यूमे में कोई भी लाइक प्रोजेक्ट शोकेस करना है, दिखाना है कि यस आई नो गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, तो उसको तुम शोकेस कैसे करोगे? तो वो शोकेस तुम कर सकते हो यूजिंग प्रोजेक्ट्स। तो वही प्रोजेक्ट हम बनाने वाले हैं। इसमें तुम्हें ऐसा नहीं है कि बहुत हाई लेवल पे कोडिंग की जरूरत है, विल डू इट इन अ सिंपलर वे, ठीक है? बहुत सिंपल सिंपल चीजें बनाएंगे, बट तुम्हारा जो क्लाउड कंसेप्ट तुम यूज करने वाले हो वो थोड़ा लेवल का रहेगा, ताकि तुम डेमोन्स्ट्रेट कर सको मेरे पास ये सिंपल एप्लीकेशन भले ही था, बट मैंने जब इसको क्लाउड में डाला तो बेस्ट प्रैक्टिसेस से डाला, एंड दैट इज माई नॉलेज, ठीक है? तो अगर तुम्हें ज्यादा कोडिंग नहीं भी आती, नो वरीज, विल डू इट, ठीक है? तुम सैंपल एप्लीकेशन भी उठा सकते हो। तो सबसे पहले हम एक सिंपल सा वेबसाइट बनाएंगे फ्लास्क में, और ये जो वेबसाइट है वो बनाएंगे हम क्लाउड सेल के अंदर, जो कि रेफर करता है तुम्हारा खुद का इन्वायरमेंट, लोकल इन्वायरमेंट, या फिर तुम्हारा लोकल लैपटॉप, ठीक है? क्लाउड सेल इसलिए यूज कर रहे हैं हम क्योंकि कैसा है कि अगर तुम खुद के इन्वायरमेंट में करोगे तो डिपेंडेंसी वगैरह सब डाउनलोड करके रखना पड़ता है, पाइथन वगैरह सब। क्लाउड सेल में हमें ये सारी चीजें पहले ही मिल जाती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये सिंपल सा फ्लास्क एप्लीकेशन बनाएंगे, बहुत इजी सा। आई थिंक वो बहुत माइनर चीजें करेगा, लाइक हेलो फ्रॉम अभिषेक और समथिंग लाइक दैट।
है ना, और इसको हम क्लाउड सेल पे पहले डेवलप करेंगे, जैसा हमारा लोकल लैपटॉप में हम कोई एप्लीकेशन बनाते हैं। उसके बाद हम इस एप्लीकेशन को लेके जाएंगे एक नेक्स्ट लेवल पे और होस्ट करेंगे इस एप्लीकेशन को। होस्ट द सेम एप्लीकेशन इन द वर्चुअल मशीन इंस्टेंस। ठीक है, इसमें तुम लोग सीखोगे कि हमारा अगर खुद का एप्लीकेशन है, उसको तुम वर्चुअल मशीन इंस्टेंस के अंदर या फिर वीएम के अंदर कैसे होस्ट करते हो, कैसे लेके आते हो। ओके, और कैसे वो पब्लिकली एक्सेसिबल होता है। जब भी हम हिट करेंगे यूआरएल, तुम्हें वो वेबसाइट होगा, जैसे कोई भी वेबसाइट तुम एक्सेस करते हो www.amazon.com या फिर flipkart.com, तुम लोग जाते हो, वो वेबसाइट दिखता है। इन द सेम मैनर तुम जो भी वेबसाइट यहाँ पर बनाओगे वो तुम्हारे लिए एक्सेसिबल होगा फ्रॉम द इंटरनेट। तो वो कैसे करते हैं, तो यहाँ पर तुम्हारे लिए 2 लर्निंग्स होगी कि कैसे हम वर्चुअल मशीन इंस्टेंस को कॉन्फ़िगर करते हैं हमारे एप्लीकेशन के लिए। दूसरी चीज, कैसे तुम ये जो फायरवॉल रूल का कंसेप्ट तुमने पढ़ा वो कैसे लगाना है ताकि वो पर्टिकुलर पोर्ट नंबर पे तुम्हारा एप्लीकेशन एक्सेसिबल हो। तो ये हम सीखने वाले हैं। उसके बाद चलो, ये तो सिंपलर वे था, तो यहाँ पर हमने सीखा कि कैसे वर्चुअल मशीन इंस्टेंस हम यूज करने वाले हैं। इसके बाद एक और चीज हम क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट लेवल बनाएंगे। हम सेम एप्लीकेशन को करेंगे हम कंटेनराइज। क्या करेंगे? कंटेनराइज। तुम लोगों को पता है राइट कि कंटेनराइज एक बार अगर मैंने एप्लीकेशन को कर दिया है ना, तो उसके पास मेरे पास बहुत सारे सर्विसेज अवेलेबल है जहां पर मैं कर सकता हूँ इसको होस्ट। तो एक ऑप्शन था मेरा खुद का एप्लीकेशन, उसको मैं होस्ट कर सकता हूँ इन द वर्चुअल मशीन इंस्टेंस, है ना, ये पहला ऑप्शन। सेम एप्लीकेशन अगर मेरा है, उसको मैं कहां पे हो, उसको कंटेनराइज करने के बाद मेरे पास 2 ऑप्शन बचते हैं, 2 ऑप्शन मिल जाते हैं मुझे जहां पर मैं उसको होस्ट कर सकता हूँ। फर्स्ट वन इज क्लाउड रन, राइट, और सेकंड ऑप्शन क्या है बताओ? जीके। जीके, राइट। एक बार एप्लीकेशन मेरा कंटेनराइज हुआ, उसको मैं या तो क्लाउड रन जीके पे होस्ट कर सकता हूँ या फिर मैं होस्ट कर सकता हूँ उसको क्लाउड रन पे। तो ये भी करके देखेंगे हम। सेम एप्लीकेशन को देखो कितने सारे वेज में मैं डिप्लॉय कर सकता हूँ। उसके बाद तुम्हारे में खुद में आएगा ये अंडरस्टैंडिंग कि मेरे एप्लीकेशन के लिए ये जो सर्विस है वो बेस्ट था। समझ रहे हो? तो ये करने वाले हैं। इसके बाद सिद्धेश है अपना, राइट, उसका खुद का एक ब्लॉग है जिसमें सेम एप्लीकेशन को, फ्लास्क एप्लीकेशन को कैसे ऐप इंजन पे डिप्लॉय करना है। हमारा पैस सर्विस है, राइट, ये। सो जस्ट गो थ्रू इट, तुम्हें समझ में आएगा कि अगर मेरे पास फ्लास्क एप्लीकेशन अवेलेबल है तो मैं उसको होस्ट कैसे करूंगा ऐप इंजन में। ये वहां पर उसने डेमोन्स्ट्रेट किया है। सो ये तो सिंपलर वे था कि हम ये अप्रोच अभी यूज करने वाले हैं। कंटेनराइजेशन के लिए गौरव ने एक सीरीज स्टार्ट की है, सो आई हाईली रिकमेंड, जाओ गो थ्रू करो, कैसे किसी एप्लीकेशन को हम कंटेनराइज करते हैं वो सीखो, और उसके बाद तुम इजीली खुद का एप्लीकेशन कंटेनराइज कर सकते हो। आई विल ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेट कि कैसे करना है, बट गो थ्रू करो उसको तो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आएगी। ओके, आफ्टर दिस पर्टिकुलर थिंग, कि ये होने के बाद, ये तो सिंपलेस्ट वे था कि हम कैसे कैसे ऐप इंजन, वर्चुअल मशीन इंस्टेंस, जीके या फिर क्लाउड रन को यूज करना सीखेंगे फॉर द कस्टमाइज एप्लीकेशन। उसके बाद एक अंडरस्टैंडिंग आती है कि हमने बहुत सारे डेटाबेसेस पढ़े हैं, तो उस डेटाबेसेस को हम खुद के एप्लीकेशन के साथ कैसे इंटीग्रेट करते हैं ये सीखेंगे। तो सबसे पहले इंटीग्रेट करेंगे हम डेटाबेस, मे बी मोस्ट प्रॉब्ली हम क्लाउड सीक्वल करेंगे क्योंकि वो वाइडली यूज होता है। तो वो अगर तुम्हें आ गया देन यू कैन स्टार्ट। तो सबसे पहले क्लाउड सीक्वल इंस्टेंस को हमारे एप्लीकेशन में इंटीग्रेट करेंगे। फर्स्टली क्लाउड सेल तो नहीं, सबसे पहले लोकली हम सीक्वल इंस्टेंस या फिर रिलेशनल डेटाबेस इंटीग्रेट करेंगे हमारे एप्लीकेशन में। उसके बाद क्या करना है, जब हम वर्चुअल मशीन में करेंगे तो वहां पर क्या करने वाले हैं हम, बेसिकली यहाँ पर एक क्लाउड सीक्वल का इंस्टेंस बनाएंगे हमारा, ठीक है, इसको ऊपर रखते हैं, जो कि हमारा अल्टरनेटिव होगा हमारे लोकल सीक्वल इंस्टेंस का। क्योंकि कैसा है, अगर तुम खुद का सीक्वल इंस्टेंस हर जगह बनाओगे तो उसकी मैनेजेबिलिटी, उसका मेंटेनेंस वगैरह सब खुद से करना पड़ता है, बट वी वांट अ मैनेज सर्विस, है ना। तो गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के अंदर क्लाउड सीक्वल वो ऑफरिंग है जिसके थ्रू हमें क्या मिलता है,
मैनेज रिलेशनल डेटाबेस इन द रीजनल स्कोप। अगर मेरे को ग्लोबल स्कोप चाहिए तो क्या है उसका सोल्यूशन, बताओ। अभिषेक क्या बोला, वापस रिपीट करोगे? मतलब देखो, क्लाउड सीक्वल इंस्टेंस जो है, अगर मेरा रीजनल एप्लीकेशन है, सिर्फ एशिया साउथ वन या फिर दिल्ली इंडिया में ही मेरे को मेरे यूजर्स हैं, बट अगर मेरे यूजर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड है, तो इसका अल्टरनेटिव क्या है? क्लाउड स्पैनर। करेक्ट करेक्ट, क्लाउड स्पैनर, करेक्ट। तो वो क्लाउड स्पैनर है। तो अगर वैसा यूज केस आता है तो हमारे पास क्लाउड स्पैनर होता है। तो जिस तरह से हम क्लाउड सीक्वल को इंटीग्रेट कर रहे हैं अपने खुद के एप्लीकेशन के साथ, उस केस में हम किससे इंटीग्रेट करेंगे? क्लाउड स्पैनर। ठीक है। सो अभी हमारा ये जो लोकल सीक्वल मैंने लिखा था, इसका अल्टरनेटिव मुझे क्या मिला? क्लाउड सीक्वल। इससे बेसिकली क्या करेंगे, जो लॉगिन वगैरह वाला जो पार्ट होता है, देखिए ना, किसी वेबसाइट में जब हम लॉगिन वगैरह करते हैं, तो बेसिकली लॉगिन वगैरह करते हैं तो वहां पर क्या होता है, आईडी पासवर्ड वगैरह डालते हैं, राइट? लॉगिन मैकेनिज्म, ठीक है। तो वहां पर कैसे होता है कि जो लॉगिन आईडी पासवर्ड वगैरह डालते हैं, वो हम पहले लोकल डीबी के साथ कनेक्ट करके बनाएंगे। लेट्स सी कैसे काम करता है। उसके बाद जब हम क्लाउड सीक्वल का इंस्टेंस बना लेंगे, फिर उसे जब इंटीग्रेट करेंगे, तो सेम काम लॉगिन का हमारा लोकल डीबी के साथ हो रहा था, वही काम हमारा क्लाउड सीक्वल करेगा, जो कि क्लाउड में प्रेजेंट है। फिर बाय द एंड ऑफ द डे हमारा होल एंड टू एंड एप्लीकेशन जो है वो फुल्ली फ्लैश रहेगा, मॉडर्नाइज रहेगा इन द क्लाउड। और ये तुम्हारा 3-4 प्रोजेक्ट एक साथ बन रहा है, सो दैट यू कैन डेमोन्स्ट्रेट कि भाई मेरे को क्लाउड का नॉलेज जस्ट नहीं है थियोरेटिकल, आई नो हाउ टू इंटीग्रेट द थिंग्स और कैसे हम उसको यूटिलाइज करते हैं विद द बेस्ट प्रैक्टिसेस। क्लियर है क्या प्लान करने वाले हम, कैसे बनाएंगे चीजों को, कैसे इंटीग्रेट करेंगे? क्लियर? कुछ डाउट है इसमें कि कैसे हम ये सारी चीजें करने वाले हैं यूज? अगर फोटो वगैरह भी डाल सकते हो यार, सिंपल है, सिंपल यहाँ पर। और ये draw.io बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अगर तुम वर्क कर रहे हो किसी प्रोजेक्ट पे, और एक ना एक अच्छा इम्पैक्ट डालता है तुम्हारे रेज्यूमे में, तुम्हारे ब्लॉग्स में, कि तुमने इस तरह का एक आर्किटेक्चर यूज किया है। अभी देखो, अगर मैं यहाँ पर देखूं तो सिंपली तुम लोग भी एज्यूम लाइक विजुअलाइज कर सकते हो, ओके मेरे पास एक वेबसाइट है, राइट, जो कि मैंने लोकली क्लाउड सेल पे बनाया है। सॉरी, एक मिनट, ऐप इंजन, ठीक है, ऐप इंजन का आइकन मिल गया। सॉरी, ये वाला नहीं लेते, ये वाला लेते हैं। सो ये रहा ऐप इंजन, है ना? आई थिंक इसको हटा देते हैं, ये हो गया ऐप इंजन। तुम्हें और देना है तो देखो, जीके अगर भी लेना है तो जीके भी आ जाएगा। देखो जीके, है ना, कुबरनेटिस इंजन करते हैं, जो भी, देखो गूगल कुबरनेटिस इंजन, तो यहाँ नीचे डाल सकता हूँ। देखो अब कितना फैंसी सा लग रहा है, सही सा, है ना? अगर यही तुम डेमोन्स्ट्रेट करोगे खुद के रेज्यूमे वगैरह पे, कितना सही लगेगा। वहां से उठा के डाल देते हैं, वर्चुअल मशीन इंस्टेंस, है ना? क्लाउड रन भी शायद लास्ट लेक्चर में हमने यूज किया था। यस, वी हैव यूज्ड दिस, डाल दें यहाँ पे। क्लाउड फंक्शंस वगैरह अवेलेबल रहता है। ये हमारा क्लाउड सेल है लोकल, सीक्वल इंस्टेंस, क्लाउड सीक्वल भी अवेलेबल होगा यहाँ पे। तो जाके देखो इस वेबसाइट को, बहुत अच्छा है और फ्री ऑफ कॉस्ट है, ओके? सो तुम यूटिलाइज कर सकते हो इसको। मेरा क्लाउड सीक्वल इंस्टेंस, ठीक है। फिर ये वाला है हमारा, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। 75 दिख रहा है क्या? ओके। सो अभी सबसे पहला अप्रोच क्या है हमारा? सबसे पहले हम ये वाला पार्ट करेंगे। कौन सा पार्ट? सिंपल एक वेबसाइट बनाई। कहाँ पे बनाएंगे हम? अपने लोकल लैपटॉप या फिर क्लाउड सेल पे? क्लाउड सेल फिर है उसके बाद उसको कहाँ होस्ट करने वाले हैं? अपने कंप्यूट इंजन पे, राइट? सो दिस इज अवर पार्ट 1। एंड मैं क्या सजेस्ट कर रहा हूँ तुम लोगों को, इसके लिए जो भी है ब्लॉग्स वगैरह लिखो, ताकि तुम डेमोन्स्ट्रेट करो। अब रेज्यूमे में तुम कैसे दिखाओगे इसको कि ये प्रोजेक्ट तुमने किया है?
गिटहब की लिंक देना, दैट इज गुड, वो भी अच्छी चीज है। बट अगर तुम कुछ ब्लॉग्स वगैरह लिखते हो इसके रिगार्डिंग, राइट, तो उसका एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है कि तुमने कुछ बहुत अच्छा किया है। ठीक है, अरे हाँ अभिषेक, क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है। क्लियर है। सो चलो फिर स्टार्ट करते हैं, ये वाला काम करना है। ओके, हमें तो पहला अप्रोच यही है, सो यही करते हैं। ओके ओके, सो बेसिकली मैं क्लाउड सेल पे आ गया। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, चल डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से स्टेप्स हम फॉलो करने वाले हैं। तो सेम एज मैंने ब्लॉग भी लिखा है, राइट, ताकि तुम्हें भी आइडिया हो जाए कि अगर तुम कोई भी प्रोजेक्ट में काम करते हो, राइट, उसको कैसे तुम शोकेस करने वाले हो इन योर रेज्यूमे या फिर लिंक्डइन पे या फिर सोशल नेटवर्क में, ताकि पीपल विल नो कि भाई तुम इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो एंड यू आर लर्निंग अबाउट इट, ऐसा कुछ। ठीक है, सो दीज आर द 4 स्टेप्स मेजर, राइट, जिस पे हम काम करने वाले हैं। सबसे पहले क्या होता है कि हम कोई भी एप्लीकेशन हम बनाते हैं, या तो वो लोकली बनाते हैं या फिर किसी रिमोट होस्ट पे, बट वो आइसोलेटेड इन्वायरमेंट ही होता है बेसिकली। तो हम क्या करेंगे, हम क्लाउड सेल के अंदर अपना एक सैम्पल एप्लीकेशन बनाएंगे, बेसिकली फ्लास्क बेस्ड। फ्लास्क क्या है ये मैं नीचे बताऊंगा। उसके बाद हम एक वीएम क्रिएट करेंगे, तुम्हें अब ये आता है, इन द प्रीवियस लेक्चर्स वी ऑलरेडी लर्न अबाउट इट, राइट। और उसके बाद हम उस जीसी वीएम को कॉन्फ़िगर करेंगे कि कैसे वो कॉन्फ़िगरेशन के बाद हमारा जो लोकल एप्लीकेशन जो हमने बनाया है उसको वो सर्व कर रहा है टू द एंड यूजर, ऐसा कुछ। तो इंटरनेट से तुम जब भी वो आईपी हिट करोगे ना, वो तुम्हें दिखेगा कि ये कुछ सर्व कर रहा है। और इसके बाद टेस्टिंग के बाद मैं तुम्हें कुछ एड ऑन सजेशंस दूंगा जो तुम लोग ट्राई आउट करो। मैं सेम ऐड करूंगा वो सारे सजेशंस का सॉल्यूशन इन दिस ब्लॉग ओनली, ठीक है, ताकि तुम वो भी ट्राई आउट कर सको। सो बेसिकली फ्लास्क क्या है, मैंने क्यों चूज किया फ्लास्क? तो अगर तुम देखोगे ना, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए ना, पाइथन बहुत इजी है, राइट, एकदम इजी सिंटैक्स होते हैं। थोड़ा सा बेसिक्स देखो, क्लाउड के अंदर काम करने के लिए दिस इज नॉट लाइक कि तुम एक्सपर्ट हो प्रोग्रामिंग में, ओके। तुम्हें जस्ट बेसिक नॉलेज चाहिए, राइट, और वो बेसिक नॉलेज के बेसिस पे तुम कर सकते हो। मेन हमारा फोकस क्या है कि हम किस तरह से अपने क्लाउड स्किल को दिखा पाते हैं कोई भी सैंपल एप्लीकेशन लेके। अब देखो कैसा होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम अगर तुम क्लाउड इंजीनियर या फिर डेवऑप्स इंजीनियर ये सारे रोल्स में हो, या फिर क्लाउड आर्किटेक्ट, तो तुम्हें ये नहीं लगता कि तुम बहुत ज्यादा कोडिंग करोगे वहां पे। तुम्हारा मेन फोकस रहता है कि किस तरह से तुम एक रिलायबल सोल्यूशन प्रोवाइड करते हो क्लाइंट को, ठीक है। सो इसलिए मैंने फ्लास्क बहुत इजी है। तो आगे अब जब हम करेंगे कैसे मैं बनाने वाला हूँ एप्लीकेशन, तो बहुत इजी सिंटैक्स होता है, 2-4 लाइन के कोड होंगे, वो तुम्हें इजीली समझ में आ जाएगा और हमारा एक सैंपल एप्लीकेशन रेडी हो जाएगा। सो बेसिकली यहाँ पर एक बहुत डेफिनेशन दे रखा है बहुत अजीब सा। सो बेसिकली फ्लास्क जो है एक वेब फ्रेमवर्क है। तो कोई भी एप्लीकेशन, एक सैंपल एप्लीकेशन अगर मुझे बनाना है एकदम ईजीएस्ट वे में, तो फ्लास्क बहुत अच्छा ऑप्शन है। और भी ऑप्शंस होते हैं जैसे कि ज़ेंगो फ्रेमवर्क होता है, नोड.जेएस होता है, एंगुलर होता है, तो बहुत सारे फ्रेमवर्क्स अवेलेबल है, बट फ्लास्क इज द इजीएस्ट वन, आई फील दिस पर्टिकुलर थिंग, ओके। ओके, सो उसके बाद कैसे इंस्टॉल करना है फ्लास्क, कैसे हम एक और चीज यूज करने वाला है, जियोनिकॉन। तो बेसिकली क्या होता है, जब हम अपना एप्लीकेशन बना लेते हैं, तो मैं एक चीज तुम देखोगे वहां पर फेस करोगे, कभी सोचे हो कि मेरा जो एप्लीकेशन जब मैं बना लेता हूँ, राइट, तो लोकली वो एप्लीकेशन चलता है फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम ओनली, जब मैं उसको अनेबल करके रखता हूँ। बट अगर कहीं पावर कट हुआ, कभी वीएम रिस्टार्ट हुआ, है ना, और मेरे को कुछ अजीब तरह पाथ फॉरवर्डिंग वगैरह करना है, सो ये सब जो चीजें करने के लिए ना, मुझे एक तरह का वेब सर्वर चाहिए रहता है जो कि ये सारी चीजें मेरे लिए हैंडल करे। मैं ऑल द टाइम जाके ये इंश्योर नहीं करूंगा कि मेरी सर्विस चल रही है कि नहीं चल रही है ना। उसमें अगर मुझे कुछ स्पेसिफिक राउटिंग वगैरह परफॉर्म करना है, जैसे देखिए तुम लोग एक पेज से दूसरे पेज में जाते हो, दूसरे पेज से तीसरे पेज में जाते हो, जैसा जैसा यूजर क्लिक करता है ना। सो वो सारी चीजें जब हम कॉन्फ़िगर करते हैं, या तो हम एप्लीकेशन लेवल पे वो चीजें करें, या फिर वेब सर्वर्स वो इंश्योर करते हैं, कंट्रोलर्स होते हैं
वो इस चीज़ों को करने में हेल्प करते हैं, ठीक है? सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक वर्कस्पेस बनाऊँगा। सो दिस इज़ द कमांड। mkdir कमांड लिनक्स का बेसिक कमांड है, ओके, टू मेक द डायरेक्टरी। सो लेट्स गो टू द कंसोल। चलो बना लेते हैं। सो ये किया मैंने। ये बेसिकली क्या करा होगा, एक डायरेक्टरी बनाया होगा। ये है वो डायरेक्टरी जो इसने बनाया, ठीक है? इसके बाद चलो इसके अंदर चलते हैं इस डायरेक्टरी के। ये मैं गया। ओके, चलो यहाँ आते हैं अब यहाँ पर कैसा होता है, जब मैं फ्लास्क एप्लीकेशन बनाता हूँ उसका एक ना स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है जो वो फॉलो करता है। सो बेसिकली कैसा स्ट्रक्चर है, एक बार नीचे आते हैं। देखो ये एक अभी मैंने बनाया एक सिंपल सा फोल्डर। उस फोल्डर के अंदर एक main.py फाइल बनाऊंगा मैं आगे जाके। सो बेसिकली इस main.py फाइल में ही मेरे एप्लीकेशन का कॉन्फ़िगरेशन होता है कि अगर कोई बंदा डिफ़ॉल्ट राउट पे आता है, जैसे देखो ना तुम लोग जब जैसे ये यूआरएल ही देखो, यहाँ पर कैसे medium/p, राइट? उसके बाद देखो ये डेटा लिखा है, /edit लिखा है। तो इस main.py में ही हम डिफाइन करते हैं कि अगर यूजर /edit पे जाता है तो उसको क्या दिखना चाहिए। या फिर किसी दूसरे एप्लीकेशन पे गया मैं, यहाँ पर भी अगर देखोगे तो यहाँ पर देखो ऐसा दिखा है /create start instance। इस पे अगर बंदा जाएगा तो मुझे ये पेज दिखना चाहिए। अगर मैं सिर्फ स्लैश डालता हूँ तो थोड़ा कुछ अलग दिखेगा मुझे। जैसे कि ये सपोज मैंने ये हिट किया, देखो कुछ अलग सा आया, राइट? स्टार्टिंग से है। सो ये सारी चीजें हम कहाँ डिफाइन करते हैं, इन द main.py फाइल, ठीक है? ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे फ्लास्क एप्लीकेशन को बनाने का। उसके बाद आता है requirement.txt फाइल। अब कभी-कभी कैसा होता है कि हम ना कुछ स्पेसिफिक लाइब्रेरीज, मॉड्यूल्स यूज करते हैं, तो हमारे कोड को कैसे पता चलता है कि हाँ, ऐसी भी कुछ नाम की लाइब्रेरीज होती है या फिर ऐसा भी कुछ एग्जिस्ट करता है, राइट? तो वो सारे डिपेंडेंसी जो होते हैं वो हम requirement.txt में डिफाइन करते हैं। उसके बाद फ्लास्क में एक और फोल्डर आता है दैट इज कॉल्ड स्टैटिक। तो वन बाय वन जाते हैं, फिर मैं बताऊंगा कि कैसे। सबसे पहले main.py फाइल बनाते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं ऊपर आओगे तो ये रहा main.py फाइल। यहाँ पर मैं नैनो यूज कर रहा हूँ, तुम लोग चाहो तो vi यूज कर सकते हो या कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है? सो लेट्स यूज द vi main.py फाइल। चलो इंसर्ट के लिए आई क्लिक किया मैं, ओके। तो फ्रॉम फ्लास्क, ओके, फ्लास्क इंपोर्ट फ्लास्क। बेसिकली ये लाइन क्या कर रही है ना? तो बेसिकली ये लाइन क्या कर रही है, तुम्हारा जो फ्लास्क नाम का एक लाइब्रेरी है, वहां से ना एक फ्लास्क नाम का एक यूटिलिटी या फिर फंक्शन अवेलेबल है, एक फंक्शनैलिटी अवेलेबल है, उसको हम इंपोर्ट कर रहे हैं, ओके। ये आगे का जो रेंडर टेम्पलेट है वो बाद में जब यूज करेंगे तब बताऊंगा, ठीक है? सो इन द फर्स्ट स्टेप व्हाट वी आर डूइंग कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं पाइथन की फ्लास्क लाइब्रेरी। तो फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्टिंग द फ्लास्क लाइब्रेरी। अब तुम्हें पता है ना कि अगर मुझे कोई भी यूटिलिटी यूज करनी है, मेरे मशीन को बताना पड़ेगा कि ऐसा भी कुछ एग्जिस्ट करता है, राइट? सो वही सेम चीज हम यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है? अब इसके बाद हमारे एप्लीकेशन को इनिशियलाइज करते हैं और उसको बताते हैं कि भाई ये जो ऐप नाम का मैं बनाने वाला हूँ, ऐप, इसके अंदर मेरा सारा एप्लीकेशन बिल्ट रहेगा। मतलब इसी के अंदर मेरा फ्लास्क एप्लीकेशन प्रेजेंट है। कभी कह रहता है सिंगल पॉइंट ऑफ क्या बोलते हैं उसको, ये मेरा एंट्री पॉइंट है बोलना चाहिए, यही मेरा एप्लीकेशन है। सो मैं अपने एप्लीकेशन को इनिशियलाइज कर रहा हूँ एज ऐप, ठीक है? इतना क्लियर हुआ? हाँ, क्लियर है। मैंने क्या किया, लाइब्रेरीज इंपोर्ट की, मतलब फ्लास्क लाइब्रेरी, ताकि मेरे एप्लीकेशन को पता चले कि फ्लास्क नाम की भी यूटिलिटी होती है। और उसके बाद मैंने अपने एप्लीकेशन को इनिशियलाइज किया इन द नेम ऑफ ऐप। क्लियर? यस। अब उसके बाद क्या रहता है, जैसे मैंने तुम्हें बताया स्लैश वाली चीज, राइट? कि स्लैश अगर करते हैं तो क्या होता है, स्लैश पे जाओगे तो क्या आना चाहिए आउटपुट, स्लैश पे नहीं जाओ, स्लैश के अलावा दूसरे पाथ पे जाओगे तो क्या आना चाहिए आउटपुट। ये सारी चीजें हम डिफाइन करते हैं यूजिंग राउट फंक्शन,
ठीक है, तो मेरा ये जो @ऐप लिखा है, मतलब ऐप नाम के एप्लीकेशन के अंदर तुम एक राउट डिफाइन करो, जो कि राउट क्या है? स्लैश है। तुम लोग इसके साथ और भी चीज़ें कर सकते हो, जैसे कि तुम कोई वेरिएबल पास कर रहे हो, आईडी पासवर्ड पास कर रहे हो। सो बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उसका लिंक मैं डाल दूँगा। तुम जाके जैसा चाहो वैसा एप्लीकेशन बना सकते हो इन दिस पर्टिकुलर थिंग। ओके, चलो करते हैं ऐप डॉट राउट और यहाँ पर मैं पाथ डिसाइड कर सकता हूँ, सपोज स्लैश। ठीक है, सो अभी मैंने एक राउट डिसाइड किया कि मेरे पास एक राउट अवेलेबल है स्लैश, तो जो भी मेरा आईपी एड्रेस होगा उसके बाद अगर मैं स्लैश पे जा रहा हूँ, इट मीन्स इस पर्टिकुलर राउट पे जा रहा हूँ, और इस राउट में जैसे ही आता हूँ ना, तो वहाँ पर क्या सर्व होना चाहिए उसके लिए एक फंक्शन बनाते हैं। तो सपोज एक मेन फंक्शन बना रहा हूँ मैं, ये पाइथन का सिंटैक्स है। ओके, ये पाइथन के अंदर हम कैसे बनाते हैं, इसमें मैं रिटर्न करता हूँ सपोज हेलो एवरीवन, एवरी, ठीक है। ले लेते हैं। ओके, सो बेसिकली अभी इसने क्या किया, हमने एक राउट डिफाइन किया स्लैश, और वो जो राउट है वो बेसिकली एक फंक्शन को रन करता है, और वो फंक्शन क्या रिटर्न करता है हमें, हेलो एवरीवन। ये बेसिकली इतना सा फंक्शन है, बहुत सिंपल सा है, राइट। हाँ, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को रन करेंगे, और रन करने के लिए बेसिकली क्या करना होता है, ये हमारा एक सिंटैक्स है जिसको हमें ऐड करना पड़ेगा हमारे पाइथन कोड के अंदर, जो कि इनिशियलाइज करके हमारे एप्लीकेशन को स्टार्ट करता है। ओके, सो जस्ट होल्ड ऑन, मेरे पास ये अवेलेबल होगा। सो इफ स्लैश स्लैश ऐप अंडरस्कोर इज इक्वल टू सॉरी 3 बार हो गया मेन कोलन, यहाँ पर देखो ऐप मतलब मेरा एप्लीकेशन जो मैंने ऊपर इनिशियलाइज किया है उसको रन करूँ, और रन करने के लिए कौन कौन से पैरामीटर्स वो यूज करने वाला है वो हम पहले ही डिफाइन करेंगे। सॉरी, नेम होना चाहिए था, वहाँ पर गलती से मैंने ऐप डाल दिया। ओके, ओके, सॉरी, आप पर आएगा नेम, मेरे नेम मेन है, मेन फंक्शन रन करो। हाँ, यहाँ पर इसके साथ भी चल सकता है ये, जस्ट मैं इतना भी रन करूँ तो हम थोड़ा और पैरामीटर्स डिसाइड करते हैं। होस्ट मेरा होना चाहिए 0.0, मतलब 0.0.0 पे ये चलेगा। ठीक है, तुम चाहो तो 127.0.0 जो भी चाहिए तुम्हें उस पर ये सर्व कर सकता है। 0 पर और पैरामीटर्स हो सकता है कि मैं पोर्ट नंबर डिफाइन कर सकता हूँ कि किस पर्टिकुलर पोर्ट पे ये रन होना चाहिए। फिर उसके बाद और भी थ्रेडेड इज इक्वल टू ट्रू, डीबग इज इक्वल टू ट्रू। तो जैसा अगर तुम खुद के एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो और वहाँ पर जरूरत पड़ती है कभी कभी कि तुम्हें डीबग करने की जरूरत होगी, राइट, तो वो डीबग के सिचुएशन के टाइम पे हमें ना ये डीबग अगर ट्रू करते हैं हम, तो हमें सारे लॉग्स दिखते हैं कि एग्जैक्टली हमारे एप्लीकेशन के साथ हो क्या रहा है। और एक और पैरामीटर होता है थ्रेडेड इज इक्वल टू ट्रू। बेसिकली ये क्या करता है, तुम्हें मल्टीपल थ्रेड में या फिर ऐसा एक साथ ज़्यादा जो नंबर ऑफ रिक्वेस्ट होते हैं उनको वो इजीली सर्व कर सकता है। सो बेसिकली अभी क्या करा हमने, सिंपल सा एक एप्लीकेशन बनाया फ्लास्क का। सबसे पहले उसकी लाइब्रेरीज इंपोर्ट की, राइट। उस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने के बाद हमने क्या किया, उसको एप्लीकेशन को इनिशियलाइज किया इन द नेम ऑफ ऐप। तुम जो चाहो वो नाम यूज कर सकते हो, राइट। उसके बाद एक डिफॉल्ट राउट डिसाइड किए इन द स्लैश, और वो स्लैश बेसिकली क्या सर्व करता है, हेलो एवरीवन रिटर्न करता है। ठीक है, और उसके बाद हमने अपने एप्लीकेशन को स्टार्ट किया जो कि इस पर्टिकुलर होस्ट पे चल रहा है 0.0.0, और किस पर्टिकुलर पोर्ट नंबर पे, 8080 पे। अभी डीबग हमने ट्रू रखा है, इट मींस कि मतलब हमें लॉग्स देखने हैं क्या हो रहा है इन द बैकएंड, और थ्रेडेड इज इक्वल टू ट्रू मतलब हम चाहते हैं एक से ज्यादा सर्विस इजीली। तो ये एक्सपोज 8080 पे होगा। हाँ, एक्सपोज 8080 पे होगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा कुमार था, ज्यादा कुछ नहीं, 4 लाइन का कोड है, राइट।
सो ऊपर कैट करके वैलिडेट कर लेते हैं। ओके, इट लुक्स गुड, राइट। सेम है, यहाँ पर बहुत सारी चीजें लिख रखी है ना, कि यहाँ पर और भी एक राउट बना रखा है हमने, है ना, तो बहुत सारी चीजें, बट हम यहाँ पर बहुत मिनिमम लेके चल रहा है ताकि मैं तुम्हें और आगे का कैसे करना वो समझा सकूं, ठीक है। सो चीज रह गई यहाँ पे, ये वैसे ऐसे भी काम करता है, बट लेट्स सी। ओके, ये हो गया, चलो एग्जिट करते हैं। देखो, क्लाउड सेल इसलिए कि यूज किया हमने, क्योंकि क्लाउड सेल में ना पहले से ही पाइथन वगैरह ये सब जो चीजें है ना इंस्टॉल्ड रहती है। अगर तुम खुद का लैपटॉप यूज कर रहे होगे ना तो तुम्हें डाउनलोड करना पड़ेगा, सारी चीजें इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो वो ओवरहेड हम नहीं चाहते, तो डायरेक्टली तुम क्लाउड सेल में कर सकते हो चीजें। एक और चीज, यहाँ पर फ्लास्क भी अवेलेबल रहता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता तुम्हें डाउनलोड करना पड़ेगा, बट फिर भी चलो कर लेते हैं। तो करने के लिए सिंपली क्या है, नीचे आओ, यहाँ पर लिंक्स दे रखे हैं, ये क्लिक करोगे इस पे तो ये लिंक्स पे जाता है। देखो, यहाँ पर ये फ्लास्क की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, तो यहाँ पर तुम्हें अलग अलग मेथड्स दे रखे हैं कि कैसे तुम फ्लास्क इंस्टॉल कर सकते हो। देखो, एक मेथड है पिप इंस्टॉल फ्लास्क, ठीक है, सो या तो तुम यहाँ यूज करो, चलो करके देख लेते हैं। सो पिप इंस्टॉल फ्लास्क, सिंपल सा कमांड। पिप पाइथन की यूटिलिटी है जिसके थ्रू हम डाउनलोड करते हैं कोई भी पैकेज, राइट, और यहाँ हम फ्लास्क को इंस्टॉल कर रहे हैं। ओके, चलो अब इस एप्लीकेशन को रन करना है अगर, तो यहाँ पर अगर देखोगे मैंने पिप इंस्टॉल फ्लास्क यूज किया है। तुम अगर हायरार्की में देखोगे तो यहाँ पर ना एक और फोल्डर स्ट्रक्चर बना रखा था जिसमें मैंने requirement.txt लिख रखा था, है ना, बट प्रॉब्लम पता है क्या है, आइदर तुम ऐसा यूज करो, अभी कैसे, जैसे मेरे पास छोटा एप्लीकेशन, एक सिंपल सा सैंपल है, इसलिए मेरे पास ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं है, सिर्फ फ्लास्क ही एक डिपेंडेंसी है। बट कभी कभी कैसा रहता है, जब तुम बड़े एप्लीकेशन के साथ काम करते हो ना, वहां पर बहुत सारे ऐसे यूटिलिटीज आते हैं, जैसे कि आगे जाके जब हम इसी एप्लीकेशन को एक्सटेंड करेंगे तो वहां पर हम क्या करेंगे, क्लाउड सिक्वल इंस्टेंस की लाइब्रेरीज वगैरह यूज करने वाले हैं, राइट, ऑथेंटिकेशन परफॉर्म करने वाले हैं, डेट टाइम मैच करेंगे, डेटा कैसे सेव होगा उसके लिए कुछ जेसन की बाइनरीज इंस्टॉल करेंगे। तो वो सारे जो यूटिलिटीज होते हैं वो अलग अलग लाइब्रेरीज के अंदर आते हैं, तो उन लाइब्रेरीज को तुम्हें इंस्टॉल करना होता है। सो हर एक को देखो कैसा होता है, हम चाहते हैं कि ये जो चीज अगर आगे भी जाए तो लोग उसको इजीली यूज कर सकें, तो क्या करना होता है, सिंपली फॉर द बेस्ट प्रैक्टिस थिंग, एक requirement.txt करके फाइल बनाते हैं, ठीक है, और उस फाइल में जो भी डिपेंडेंसी है हमारी, वो डिपेंडेंसी हम यहाँ पर ऐड करके रखते हैं, ताकि आगे जाके अगर कोई यूजर वहां पर इंस्टॉल भी करना चाहता है या फिर उसको यूज भी करना चाहता है तो वो इजीली क्या करेगा, सिंपल इस requirement.txt का जो फोल्डर है उसको ही डाउनलोड कर लेगा, 1.1.1, ठीक है। यहाँ पर और आ सकता है जैसे कि SQL Alchemy आगे हम यूज करेंगे, Alchemy ये भी एक लाइब्रेरी है ताकि मैं क्लाउड SQL इंस्टेंस के साथ इंटरेक्ट कर सकूं। और भी लाइब्रेरीज आती है जैसे कि जेसन, डेट टाइम लाइब्रेरी होती है, जेसन लाइब्रेरी होती है, तो बहुत सारे जितने भी लाइब्रेरीज होते हैं ना वो हम इस requirement.txt में डालते हैं और उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इंस्टॉल करने का तरीका देखो, अभी मेरे पास सिर्फ एक ही था इसलिए मैंने पिप इंस्टॉल फ्लास्क डायरेक्टली लाइब्रेरी का नाम कर दिया, बट अगर बहुत सारे हों और एक साथ मुझे डाउनलोड करना है, तरीका क्या है, पिप -r, पिप इंस्टॉल -r बोलो, इंस्टॉल -r और यहाँ पर .txt इस तरह से, ठीक है। तो ये भी तुम यूज कर सकते हो, अभी मेरे पास एक ही है तो इसलिए मैंने ये यूज किया, ठीक है। बेस्ट प्रैक्टिस क्या होता है, फॉर्म के तो अगर देखो अभी मेरे को पता था कि मेरे को फ्लास्क यूज कर रहा था, मैं फ्लास्क पिप इंस्टॉल करके कर लिया, पर अगर मैं दूसरे बंदे को दूंगा तो वो तो पागल हो जाएगा ना, कितनी सारी चीजें डाउनलोड करनी है, बंदे ने बताया नहीं। तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या रहता है, एक फोल्डर बना लो requirement.txt का और उसके अंदर जितने भी लाइब्रेरीज यूज हो रहे हैं तुम्हारे एप्लीकेशन के अंदर वो सारे वहां पर डाल दो,
तो जब भी बंदा तुम्हारा कोड टेस्ट करने के लिए जाएगा वो बेसिकली क्या करेगा, सबसे पहली चीज इस requirement.txt से जो भी डिपेंडेंसी पड़ी रहेगी वहां पे, वो सारी डिपेंडेंसी वो क्या करेगा, डाउनलोड करेगा, डाउनलोड कर लेगा। राइट। ओके चलो, हमने बना लिया main.tf, हमने बना लिया requirement.txt। चलो इसको टेस्ट करें। तो सिंपल है, पाइथन कैसे रन करते हैं, पाइथन 3 बोलो, पाइथन बोलो, जो पाइथन तुम्हारा यूटिलिटी हो, और और वो फाइल main.py राइट। थिंक क्या हो गया, not last defined name name error, main is not defined, okay let's see, ट्रबल शूटिंग करते हैं। ओके ठीक है, वो नेम में फ्लस गॉट इट। देखो यहाँ पर नीचे अगर तुम देखोगे, यहाँ पर नेम डिफाइन किया है मैंने, नेम को मेन फंक्शन बना के कॉल कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैंने गलती से डाल दिया नेम, मेन डाल दिया, यहाँ पर नेम होना चाहिए। Now it will work. Okay, then तो कर दिया, ठीक है, ठीक है, अब चलना चाहिए इसको। ओहो अभी भी ओके नाउ हमारा एप्लीकेशन अब चल रहा है, राइट। ओके सो बेसिकली क्या है, अब हमारा एप्लीकेशन चल रहा है। सो इसको हम देखें कैसे कि हमने तो डिफाइन किया है कि जब भी अगर हमारा एप्लीकेशन कोई भी बंदा इस स्लैश राउट पे जाएगा तो उसको क्या रिटर्न होना चाहिए, हेलो एवरीवन, है ना। सो इसके लिए कैसे हम देख सकते हैं, ये हमारा एप्लीकेशन रनिंग स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर देखो एड्रेस, ऑल एड्रेस हमने 0.0.0 डिफाइन किया था, वो यहाँ पर आ गया, और हमारा पोर्ट नंबर दिख रहा है 8080 हमने डिफाइन किया था, करेक्ट, तो वो भी दिख रहा है। सो क्लाउड सेल में तुम कैसे टेस्ट कर सकते हो कि तुम्हारा एप्लीकेशन रन हो रहा है कि नहीं, यहाँ पर एक ना वेब प्रीव्यू करके है, राइट। इसको क्लिक करो, यहाँ पर प्रीव्यू ऑन पोर्ट 8080 हमने सेट करके रखा है कि हमारा एप्लीकेशन 8080 पे चलना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर 8080 बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगर है, इसलिए क्लिक करेंगे हमें दिखना चाहिए आउटपुट। ये देखो हेलो एवरीवन आया, हाँ ना इजी था, राइट। ओके अब बेसिकली क्या करेंगे, इसमें कुछ नई चीजें, नई फंक्शनैलिटीज वगैरह ऐड करते हैं हम, है ना, और इसमें देखते हैं कि और क्या कर सकते हैं। तो सपोज चलो कुछ चेंजेस करते हैं, कुछ अच्छा लगेगा, राइट। तो कंट्रोल सी करो ताकि तुम इससे बाहर निकलो। चलो py main.py सिंपल सा बनाते हैं। चलो हेलो एवरीवन की जगह कुछ और लिखते हैं, हेलो फ्रॉम guys in the cloud। तो सेव किया इसको, फिर से किया, फिर से रन किया पाइथन, फिर से अगर मैं वेब प्रीव्यू पे क्लिक करूंगा ये भी आएगा, तो देखो हेलो फ्रॉम गाइज इन द क्लाउड ये भी आ सकता है, राइट। एक और चीज तुम देख रहे होगे कि मेरे को नहीं चाहिए कि मैं 8080 पोर्ट नंबर पे ही चलाऊं इसको, मेरे को कोई दूसरे पोर्ट पे चलाना है, तब कैसे करोगे, सिंपल, फिर से जाओ main.py पे, यहाँ पर हमने पोर्ट डिफाइन किया, राइट। चलो इस पोर्ट को चेंज करके सपोज हम कर देते हैं इसको 5000। अब मेरा एप्लीकेशन कौन से नंबर पोर्ट पे चलेगा, 5000 पे एक्सपोज होगा, करेक्ट। तो मैंने क्लिक किया, ठीक है, यहाँ पर देखो 5000 लिखा है, ठीक है। वेब प्रीव्यू में जाएंगे, बट यहाँ पर अगर देखोगे प्रीव्यू ऑन पोर्ट 8080 लिखा है। सो अगर मैं इसको क्लिक करूंगा मतलब वो 8080 पोर्ट पे एप्लीकेशन को एक्सपोज करेगा या दिखाएगा, बट हमारा एप्लीकेशन किस पे चल रहा है, 5000। तो अपने को क्या करना है, यहाँ पे क्लिक ऑन चेंज पोर्ट, यहाँ पर ऐड करो 5000, चेंज एंड प्रीव्यू, देखो आ गया हेलो फ्रॉम गाइस इन द क्लाउड, यार किस नंबर पोर्ट पे चल रहा है, 5000। क्लियर। तो ये था सैंपल एप्लीकेशन बनाना, इसमें एक और फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं तो बहुत सिंपलर था, राइट। हेलो फ्रॉम ऐसा एप्लीकेशन हम एक्सपोज करेंगे, बंदे क्या ही बोलने वाले हैं, राइट। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक फिर से फोल्डर स्ट्रक्चर यूज करते हैं, ठीक है, जिसका नाम है टेम्पलेट्स फोल्डर। सो
ये सारी चीजें हैं मेरे पास। टेम्पलेट्स फोल्डर, एक फोल्डर मैंने बनाया इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर ही, ट्रेनिंग वर्कस्पेस के अंदर ही, टेम्पलेट्स। अब टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर क्या होता है बेसिकली, सो अगर मेरे पास कोई HTML की फाइल है, राइट, तो वो HTML की फाइल मैं फ्लास्क एप्लीकेशन में कैसे एक्सपोज कर सकता हूँ, कैसे मैं दिखा सकता हूँ, तो वो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो भी मेरा HTML का कोड रहता है वो HTML का कोड मुझे दिखाना होता है इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर, ठीक है। सो मेरे पास एक सैंपल अवेलेबल है, बस मूव करने दो बस मुझे ये फाइल। तो BCP टेम्पलेट्स फोल्डर, जस्ट होल्ड ऑन, ठीक है। देखो यहाँ पर new.html और index.html दो फाइल्स अवेलेबल, दोनों को मूव करता हूँ मैं। कहाँ पर कॉपी करना है मुझे, इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर हमने क्या किया है, एक टेम्पलेट्स करके फोल्डर और एक बना रखा है, उसके अंदर कॉपी कर लेते हैं सारे फाइल्स, हो गए। और ये मैं पहले से बना के इसलिए नहीं रखा था ताकि तुम लोगों को भी आइडिया हो कि कैसे करना है। ऐसा नहीं स्ट्रक्चर के हम पहले से फॉलो कर रहे हैं। तो देखो हमारे पास अभी main.py फोल्डर है, मेरे पास requirement.txt फोल्डर है जहाँ पर मैं सारी डिपेंडेंसी डालता हूँ, और मेरे पास एक टेम्पलेट्स फोल्डर है जहाँ पर मैंने कुछ HTML के फाइल्स डाल रखे हैं। ये देखो दो HTML के फाइल्स हैं, एक मेरा है index.html, एक मेरा है new.html। तो लेट्स सी कैसा दिख रहा है ये। सो चलो vi कर लेते हैं new.html। तो यहाँ पर देखोगे एक सिंपल सा हमारे पास एक HTML का फाइल है जो जिसका टाइटल है सिंपल वेब डेवलपमेंट अ टेम्पलेट, ठीक है। और बेसिकली ये प्रिंट क्या करता है, ये CSS कोड है ना, ये मैंने इंटरनेट से उठाया एक्चुअली, तुम भी चाहो तो ले सकते हो या फिर खुद का भी बना सकते हो, देयर इज नो इशू। कॉपी index.html टू test.html फाइल, मैं test.html को कॉपी करूँ, ये ज़्यादा सिंपल है। देखो छोटा सा कोड है और ये बेसिकली प्रिंट करता है वेलकम टू गाइस इन द क्लाउड, राइट। इसकी जगह हम हाँ यही रखते हैं, नीचे चेंज करते हैं ताकि तुम्हें डिफरेंस समझ में आए। This is the test HTML page, right? Present in the templates folder and serving using Flask web framework, right? सिंपल सा इसको प्रिंट करता है। ये जो टेक्स्ट वाली चीज है ये हम बाद में करेंगे। So I'm just doing the dd, ये मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये सिंपल सा वेब पेज है जो कि सिंपल सा प्रिंट करता है, दिस इज द टेस्ट HTML पेज present in the template folder and serving using the Flask web framework, सिंपल, ठीक है। अब ये जो वेब पेज है, क्योंकि बेसिकली जब तुम खुद के एप्लीकेशन के साथ काम करोगे ना, वहां पर बहुत सारे ऐसे HTML के पेजेस होंगे। जैसे हम किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, जब भी एक फ्यू बटन क्लिक करते हैं तो एक नया वेब पेज दिखता है, एक बटन और क्लिक किया तो नया वेब पेज दिखता है ना, जिसमें यूजर जाके इंटरेक्ट करता है ना। सो वो सारी चीजें जब तुम अगर बनाने जाओगे तुम्हें इस टेम्पलेट फोल्डर के अंदर ही वो सारे HTML के कोड रखने पड़ेंगे, ठीक है। अब बेसिकली हम ये समझेंगे कि हम इस पर्टिकुलर HTML फाइल को यूज कैसे करें हमारे खुद के एप्लीकेशन में, ठीक है। तो अभी हम टेम्पलेट फोल्डर के अंदर है, बाहर आओ। जो भी राउट्स होते हैं वो कहाँ डिफाइन होते हैं, तुम्हारे main.py फाइल में। तो main.py पे जाओ। अभी देखो रिटर्न के बेसिस पे मैं पहले क्या सर्व करता था, अगर कोई भी बंदा स्लैश पे जाता है तो बस एक प्रिंट करो हेलो फ्रॉम गाइस इन द क्लाउड। अब मैं ये चेंज करके बनाऊंगा कि जब भी कोई बंदा स्लैश में जाएगा कुछ और सर्व करे वो, और वो कुछ और क्या है, बेसिकली एक टेम्पलेट का फोल्डर। तो यहाँ पर अगर तुम देखोगे सेकंड वाले में डिफाइनिंग वेलकम राउट,
तो बेसिकली वेलकम राउट पे क्या हो रहा है, एक रेंडर टेम्पलेट करके एक मतलब यूटिलिटी आती है अंडर द फ्लास्क फोल्डर, फ्लास्क अंडर द फ्लास्क, ठीक है। वो बेसिकली क्या करता है, रेंडर करता है तुम्हारे HTML के फाइल को या फिर HTML के कोड को, ठीक है। सो सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमें कोड को बताना पड़ता है या पाइथन को बताना पड़ता है कि मेरे को ये रेंडर लाइब्रेरी यूज करनी है, उसके बाद ही मैं उसको अपने कोड में यूज कर सकता हूँ। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज मुझे क्या करनी पड़ेगी, उसकी लाइब्रेरी बोलो। इंस्टॉल करनी पड़ी, मतलब डालनी पड़ेगी। हाँ, ये फ्लास्क के अंदर ही आता है, तो मुझे अलग से requirement.txt में ये ऐड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सारा मुझे कैसे पता चला, तो बेसिकली तुम अगर ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पढ़ोगे, यहाँ पर अगर जाते हैं ये वाला, ठीक है, तो इसमें सारे फंक्शनैलिटी अवेलेबल है, वहाँ पर लिस्ट है पूरी कि क्या क्या किससे क्या होता है, और भी आते हैं, रिक्वेस्ट आता है, URL फॉर आता है, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे तुम्हारे ट्रैफिक एप्लीकेशन के अंदर ही एक वेब पेज से दूसरे पेज में जा सकते हो, दूसरे से तीसरे में जा सकते हो। कभी कभी कैसा होता है, यूजर अगर कोई डेटा डालता है तो वो डेटा मैं चाहता हूँ बैकएंड में जाए। जैसे कि देखिए, तुम लोग किसी भी वेबसाइट में जाते हो, तुम लॉगिन करते हो, तो लॉगिन करने टाइम यूजर क्या करता है, अपना डेटा डालता है वहां पे, तो वो डेटा तुम्हारे एप्लीकेशन के अंदर आना चाहिए। तो वो सब हम कैसे परफॉर्म करते हैं, यूजिंग रिक्वेस्ट यूटिलिटी। सो वैसे ही ये टेम्पलेट है, इसके बाद और आएगा। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और ज़्यादा यूटिलिटीज के बारे में पढ़ेंगे, ताकि हमारा बाय द एंड ऑफ द डे हमारा एप्लीकेशन विथ GCP एक फुल्ली फंक्शनल रहे, ठीक है। सो ले लेते हैं इसको, रेंडर टेम्पलेट, ठीक है। अब नीचे आते हैं, तो जहाँ पर हम ये रिटर्न कर रहे थे, अभी अलग से नहीं बना रहा हूँ मैं, सिर्फ इसी में आगे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तुम लोग चाहो तो और एक बना सकते हो, रेंडर अंडरस्कोर टेम्पलेट, ये फंक्शन का नाम ही है, ओके। इसको डिफाइन करें। अब यहाँ पर मैं सिंपली वो फाइल जो मैंने HTML की रखी है ना, वो डिफाइन करूंगा, test.html। अच्छा, अब एक बात तुम लोग सोच रहे होगे कि यार मैंने तो एकदम प्रॉपरली पाथ नहीं दिया, फिर भी इसको समझा कैसे कि मेरे को test.html को सर्व करना है। अच्छा, क्वेश्चन आएगा तुम्हारे दिमाग में? नहीं आया होगा। लेट्स सी, पहले टेस्ट करते हैं फिर हमारे दिमाग में आएगा। ओके, फिर से चलो रन करते हैं इसको। रन करने के लिए क्या कमांड है, पाइथन 3 या फिर पाइथन एंड द फाइल नेम, राइट, सिंपल। अभी अगर मैं वेब प्रीव्यू पे जाऊंगा, 5000 पोर्ट पहले से डिफाइंड है, मेरा एप्लीकेशन 5000 पे ही चल रहा है, क्लिक किया, सो दिख रहा है तुम्हें, यही टाइप किया था ना मैंने, दिस इज द टेस्ट HTML पेज प्रेजेंट इन द टेम्पलेट फोल्डर एंड सर्विंग यूजिंग फ्लास्क वेब फ्रेमवर्क, सिंपल, राइट। इसको मैं चेंज करना चाहूँ, चेंज कर सकता हूँ। अब तुम्हारे लिए एक डाउट आना चाहिए था यहाँ पर, और देखो जो भी चीजें हो रही है इसके लॉग्स दिख रहे हैं मुझे, क्यों, क्योंकि debug इज इक्वल टू ट्रू है। तो यहाँ पर 200 का मतलब होता है सक्सेसफुल रिक्वेस्ट, ठीक है, सक्सेस हुआ है, सामने वाले ने रिक्वेस्ट किया, मेरे एप्लीकेशन ने रिस्पॉन्ड किया प्रॉपरली, तो 200 ओके, ठीक है। तो ये सारे डिबगिंग एक्टिव है इसीलिए दिख रहा है, तो debug इज इक्वल टू ट्रू हमने किया था, वो इसी के लिए था बेसिकली, ओके। चलो ये हो गया। अब तुम लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए था कि देखो अभिषेक, मैंने क्या किया है यहाँ पर, सिर्फ यहाँ पर ये डिफाइन किया मैंने test.html, मैंने कोई पाथ नहीं डिफाइन किया, मैंने कुछ बताया नहीं इसको कि मेरा जो test.html है वो मेरे करंट फोल्डर में अवेलेबल नहीं है, वो अंडर द टेम्पलेट्स फोल्डर है। फिर भी इसने कैसे रिकॉग्नाइज कर लिया कि मेरे पास एक test.html का फोल्डर है। सो बेसिकली क्या होता है, फ्लास्क में एक ना स्पेसिफिक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर अवेलेबल है, ठीक है, जो कि ये स्ट्रक्चर होता है। अगर तुम लोग नीचे देखोगे तो जो भी चीजें, मतलब जो भी HTML का कोड मुझे रखना है वो मैं अंदर द टेम्पलेट्स फोल्डर रखता हूँ। तो फ्लास्क ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि जो भी अच्छा तुम HTML का कोड सर्व करना चाहते हो, ओके, मुझे जाके HTML टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर जाके देखना है कि वो HTML का फाइल अवेलेबल है कि नहीं है, दैट्स ऑल। उसमें एक्सप्लिसिटली तुम्हें बताने की जरूरत नहीं कि भाई तुम टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर जाओ, वहां पर
ये HTML का कोड रहेगा वो तुम सर्व करो, ऐसा बताने की जरूरत नहीं पड़ती, दिस इज प्री डिफाइंड, ठीक है। सो जब भी तुम हायरार्की बनाओगे, जब तुम फ्लास्क एप्लीकेशन बना रहे हो, ये जो दो फोल्डर है ना, ये हमेशा याद रखना। फर्स्ट वन इज स्टैटिक, सेकंड वन इज टेम्पलेट, और उसके बाहर रहेगा तुम्हारा main.py फाइल। तो ये प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब बेसिकली क्या था, हमने HTML का कोड सर्व कर दिया। अब तुम लोग जानते होगे, कभी देखे होगे इस तरह का कोई एप्लीकेशन होता है जिसमें सिर्फ टेक्स्ट लिखा हो, नहीं, कुछ इमेजेस आते हैं, मस्त एक इंटरेक्टिव सा दिखता है पूरा वेब पेज, राइट। बहुत सारे इमेजेस, वो इमेजेस इधर स्लाइड वगैरह भी हो रहे हैं, हम बटन्स रहते हैं वहां पर क्लिक कर रहे हैं, तो वो भी अचीव हो सकता है यहाँ पे। सो बस मैं तुम्हें इमेज कैसे डालते हैं ये बता रहा हूँ, बाकी की चीजें तुम आई थिंक फिगर आउट कर सकते हो। बहुत अच्छा डॉक्यूमेंटेशन है, बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है इंटरनेट में इससे रिलेटेड, ठीक है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सो सेकंड चीज थी कि तुमने देखा कि HTML का अगर मेरे पास कोड है, तो उस HTML के कोड को या HTML की फाइल को कैसे हम अपने फ्लास्क एप्लीकेशन में सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा एक और एड ऑन हम क्या करते हैं, हम देखेंगे कि इमेजेस कैसे पुट करते हैं। तो इमेजेस को ऐड करने का सिंपल तरीका है, हमें सिर्फ एक फोल्डर बनाना है, उस फोल्डर का नाम होगा स्टैटिक। क्या होगा? स्टैटिक। तो बेसिकली स्टैटिक भी प्री डिफाइंड फोल्डर का नाम है। इसमें बेसिकली क्या रहता है, जो भी हम कंटेंट डालते हैं, जो भी हम चीजें, जो स्टैटिक होता है, स्टैटिक मतलब जैसे कि किसी वेब पेज में कोई इमेज है वो स्टैटिक होता है, CSS की फाइल्स होती हैं, तो ये सारी चीजें जो होती है वो हम इस स्टैटिक फोल्डर के अंदर डालते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अभी मैं जस्ट फॉर एन एग्जांपल ना एक इमेज इस फोल्डर के अंदर लेके आ रहा हूँ। पीछे गया, मेरे पास पहले से एक इमेज अवेलेबल है, तुम लोग चाहो तो खुद का फोटो डाल सकते हो, राइट। हाय एवरीवन फ्रॉम ऋषभ, लाइक दिस, और ऋषभ का फोटो लगा रहेगा वहां पे। ओके, सो तुम ऐसा कुछ कर सकते हो, या तो तुम जो भी ये सारी चीजें कर रहे हो ना, तुम खुद से ट्राई आउट करो कि कैसे तुम एक खुद का जैसे पोर्टफोलियो काइंड ऑफ वेबसाइट कैसे बना सकते हो। तो मैं ये फोल्डर जो है, ये फाइल जो है कॉपी करूंगा। ये समझ में आता है ना तो PWD कमांड वगैरह, ये सिंपल है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। स्लैश मुझे स्टैटिक फोल्डर के अंदर डालना है, राइट। ओके, हाइफन आर डालना पड़ेगा, फॉरगेट इट। तो फाइल वहां चली गई, लेट्स सी, देखते हैं गई है कि नहीं। ओके, ऊपर बैक आते हैं। तो यहाँ पर अगर तुम अभी हायरार्की देखोगे तो देखो main.py फाइल है, उसके बाद requirement.txt है, फिर उसके बाद स्टैटिक करके फोल्डर है जहां पर मैं स्टैटिक कंटेंट डालने वाला हूँ, फॉर एन एग्जांपल मेरा लोगो का फाइल है। उसके बाद यहाँ पर एक टेम्पलेट्स फोल्डर है जहां पर मैं सारे HTML के कोड लिखता हूँ, रखता हूँ, राइट। अब इसको रेफरेंस कैसे देते हैं, राइट। तो ये काम हम करते हैं अंडर हमारे HTML के कोड में, ठीक है। HTML के कोड में मैं बताऊंगा कि तुम्हें कैसे रेफरेंस करना है। फॉर एन एग्जांपल, इनसाइड द टेम्पलेट्स फोल्डर, यहाँ पर ना index.html है, ये पहले से बना के रखा है ने। तो अगर तुम थोड़े से भी फेमिलियर हो इसके साथ, क्या बोलते हैं तुम्हारा, HTML के साथ, तो वहां पर ना एक सोर्स करके SRC करके इमेज टैग होता है IMG, और उस टैग के अंदर हम डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा वेब पेज या कौन सा फोटो या फिर इमेज जो है वो मैं अपने वेब पेज पे दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर देखो मैंने जस्ट एक लोकेशन बनाया है, स्टैटिक करके एक फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर मेरे पास logo.png करके एक फाइल अवेलेबल है, वो तुम्हें सर्व करना है। ये ऑप्शन नंबर 1 है जहां पर मैं HTML लेवल पे ये चीज डिफाइन कर रहा हूँ। फ्लास्क में भी URL फॉर करके एक यूटिलिटी आती है, उसके थ्रू जैसा हमारा रेंडर टेम्पलेट था ना, वैसे ही सेम एज हमारे पास URL फॉर करके आता है।
URL फॉर का बहुत सारा यूज है, जिसमें रिडायरेक्शन वगैरह जो हम करते हैं उसके लिए बेसिकली यूज होता है। बट यहाँ पर फॉर द सिंपलर साइड, राइट, हमने क्या किया है, स्टैटिक फोल्डर के अंदर एक logo.png करके फाइल डाल रखी है, उसको हम सर्व करने वाले हैं। लेट्स सी, देखते हैं कैसा दिखेगा ये। ओके, एक बार बैक आया मैं। अभी मेरे फाइल का नाम क्या है, vi करते हैं main.py, और यहाँ पर जो मैं test.html सर्व कर रहा था, इसकी जगह अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैंने तुम्हें index.html दिखाया ना, जिसमें मैंने कॉन्फ़िगर कर रखा है वो इमेज, है ना। चलो हाँ। अब इसको सर्व करके देखते हैं कैसा हाँ, लगता हाँ। है। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा स्टार्टिंग, बट जब तुम खुद से करोगे ना तो तुम्हें समझ में आएगा कि एक्चुअल में कितना इजी है ये। अभी मैं अगर वेब पे जाके क्लिक करता हूँ, टड़ा, देख रहे हो, सिंपल सा है, वेलकम टू गाइस इन द क्लाउड। ये ऊपर टेक्स्ट जैसा लास्ट टाइम हम लिख के रखे थे, ये देखो, दिस इज द HTML पेज, और उसके आगे हमने एक सिंपल सा इमेज ऐड किया और वो इमेज सर्च किया। तो इस तरह से विद द बेसिक कॉन्फ़िगरेशन तुम खुद का पोर्टफोलियो टाइप का एप्लीकेशन बना सकते हो। ये तो हो गया कि कैसे एक सिंपल सा वेब एप्लीकेशन बनाते हैं यूजिंग क्लास। अब हम क्या करेंगे, सेम एप्लीकेशन को होस्ट करेंगे हमारे गूगल कंप्यूट इंजन में। तुम्हें अब पता है कि कंप्यूट इंजन बनाते कैसे हैं, बट एक्चुअल में अगर तुम्हारे पास खुद का एप्लीकेशन अवेलेबल हो, उसको हम गूगल कंप्यूट इंजन में कैसे होस्ट कर सकते हैं, कैसे उसको डिफाइन कर सकते हैं। और जो भी चीजें मैं यूज कर रहा हूँ, कोड या फिर जो भी चीजें, सबका सब ना इस ब्लॉग में अवेलेबल है, तो डोंट वरी कि तुम्हें ये सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। बट मेक श्योर करना, जस्ट कॉपी पेस्ट मत करना, ओके, सीख के करना है, ओके। चलो यहाँ पर अगर मैं ट्री कमांड डालूंगा, ठीक है, तो तुम्हें पता चलेगा कि सेम हायरार्की जो है बस अवेलेबल नहीं है। जस्ट होल्ड, इंस्टॉल कर लेते हैं, sudo apt करते हैं बस, apt इंस्टॉल। भी एक यूटिलिटी है लिनक्स में, इसके थ्रू वो जो ये दिख रहा है, ये सुंदर सा एक हायरार्की बना रखा है मैंने, ये इसके थ्रू ही मिलता है। तो जस्ट फॉर योर परमिशन बस ट्री कमांड डालो, देखो कितना सही से आ गया, और यही मैंने इधर चिपका दिया है, ओके। सो ये था हमारा एप्लीकेशन पार्ट, कि एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं, कैसे करते हैं। चलो अब इस एप्लीकेशन को माइग्रेट करते हैं हमारे गूगल कंप्यूट इंजन में, जहां पर एक्चुअल में हमारा एप्लीकेशन अभी लोकली था, क्लाउड सेल में था। अभी बाहर का कोई भी बंदा इसको एक्सेस नहीं कर सकता अगर मैं रन करके भी छोड़ दिया तो। बट अगर मेरा क्लाउड में रहेगा तो कैसे हर कोई इस एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकता है, इस पे हम काम करें, ठीक है। सो लेट्स सी, सबसे पहले मैं इसका CZF होता है टार बनाने के लिए, और XZF होता है टार को वापस लाने के लिए, ओके, माय बैड। तो सच फाइल, क्योंकि मैं इसके अंदर हूं अभी, अब शायद हो जाएगा काम। गॉट इट। सो बेसिकली क्या होता है, देखो, हम CZF यूज करते हैं टार बनाने के लिए, और XZF यूज करते हैं टार को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, फिर से वापस सेम स्टेट पे लाने के लिए, ओके। तो यहाँ पर देखोगे अभी तो ये टार बन गया, ओके। सो ये याद रखना तो ये चीजें हमेशा याद नहीं रहती, भूल जाते हैं लोग, ठीक है। अब क्या करता हूँ मैं, तुम्हें ना क्लाउड सेल की एक अच्छी चीज बता रहा हूँ मैं। अभी देखो मैंने टार तो बना लिया इस एप्लीकेशन का, चाहो तो तुम जिप भी बना सकते हो, ठीक है, दिस इज ऑल अप टू यू। इसको मेरे को डाउनलोड करना है, तो डाउनलोड कैसे करेंगे, तो क्लाउड सेल पे अगर तुम एप्लीकेशन बना रहे हो तो तुम इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, ओके। कैसे करेंगे, कॉपी किया इसको, यहाँ पर अगर तुम जाओगे दिख रहा है डाउनलोड वाला सेक्शन, वो 3 डॉट्स पे क्लिक किया, डाउनलोड पे क्लिक किया, ये पहले से अवेलेबल है। मेरे एप्लीकेशन का नाम एक बार मैं कॉपी करके रखता हूँ पहले से, ये रहा मेरा टार फाइल, 3 डॉट्स, डाउनलोड, इसके आगे मैंने फाइल का नाम डाल दिया, क्लिक ऑन डाउनलोड। देखो कितना सिंपल है, डाउनलोड हो गया मेरा एप्लीकेशन, राइट। नेक्स्ट थिंग क्या करेंगे, चलो एक
सो हमारा अगर तुम ब्लॉग देखोगे तो पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। हमने एक सैंपल एप्लीकेशन बनाया, लोकली बनाते हो तो तुम लोकली भी बना सकते हो। हमने बनाया है क्लाउड सेल के अंदर, क्योंकि पहले से यूटिलिटीज वगैरह सब अवेलेबल रहता है। अब हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा वर्चुअल मशीन बनाएंगे और उस वर्चुअल मशीन में हमारा ये एप्लीकेशन कॉन्फ़िगर करेंगे और फिर टेस्ट करेंगे कि हमारा एप्लीकेशन सर्व हो रहा है, नहीं हो रहा है, कैसा हो रहा है। ठीक है, सो लेट्स गो टू द कंसोल। ये फाइल डाउनलोड हो गई, इसको हम कर देते हैं बंद। जल्दी से जाते हैं जीसीई में, कंप्यूटर इंजन में। जो भी चीजें मैं परफॉर्म कर रहा हूँ ना, सबके सब ब्लॉग में अवेलेबल है, सो टेंशन मत लेना, तुम्हें मिल जाएंगे। क्लिक ऑन क्रिएट। ये चीजें तुम्हें आती है राइट, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। तुम लोग बताओ इसमें। सबसे पहले यहाँ डाला तो यहाँ पर चलो नाम डालते हैं इसको फ्लास्क, या फिर GCP-flask-demo। ये नाम है। हमेशा मैंने बोला है कि जब भी तुम कोई भी रिसोर्स क्रिएट करते हो, इट इज अ बेस्ट प्रैक्टिस कि तुम टैग डाल रहे हो, तो टैग डाला करो। ठीक है, यहाँ पर मैं एशिया साउथ 1 में बनाता हूँ क्योंकि लो लेटेंसी मिलेगी मुझे। क्या लगता है? हाँ, लो लेटेंसी मिलेगी। करेक्ट, क्योंकि हम कैसे चाहते हैं जो हमारे यूजर्स होते हैं उनके नियरेस्ट ही बनाए हम, बाकी चीजें बाय डिफॉल्ट रहने देते हैं। चलो मुंबई रीजन फ्री टियर के लिए अवेलेबल नहीं है। ओके, नहीं है अवेलेबल। नहीं, मैंने ट्राई किया था तो मुझे नहीं करने दिया था। लेट्स सी, सिलेक्ट किया। ये डिफॉल्ट सर्विस अकाउंट ही यूज कर रहा हूँ। बेस्ट प्रैक्टिसेस में क्या रहता है, जैसे कि ये मेरा वेब एप्लीकेशन है तो उसके अकॉर्डिंगली उसको जो परमिशन चाहिए उसके हिसाब से हम सर्विस अकाउंट बनाते हैं और वो हम यहाँ पर अटैच करते हैं। ओके, तुम लोगों के लिए सबसे नोटिस वाली चीज क्या होनी चाहिए पता है क्या? ये चीज, फायरवॉल। ठीक है, सो लास्ट टाइम हमने फायरवॉल रूल वाले लेक्चर में पढ़ा था कि फायरवॉल रूल्स क्या करते हैं, बेसिकली अलाउ करते हैं कि ट्रैफिक का फ्लो कैसे होना चाहिए, जो भी पॉलिसीज वगैरह है वो हम कैसे एनफोर्स करेंगे इन द फायरवॉल रूल, है ना। तो बेसिकली क्या करते हैं हम लोग, जब हम नॉर्मल वेब एप्लीकेशंस वगैरह के साथ काम करते हैं तो एक सिंपल सा फायरवॉल रूल बनाते हैं, जो हमने लेक्चर में भी किया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। वहां पर बेसिकली क्या करते हैं, हम चाहते हैं ये वेब एप्लीकेशन है तो इंटरनेट से कोई भी बंदा मेरे इस एप्लीकेशन को एक्सेस कर सके। और कौन से नंबर पोर्ट पे, लेट्स अज्यूम कि हम HTTP पे चाहते हैं, मतलब 80 नंबर पोर्ट पे। तो अगर मैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर बटन को चेक करता हूँ, इट मींस ये क्या करेगा, बैकएंड में तुम्हारे लिए ऑटोमेटिकली फायरवॉल रूल बना देगा। समझ रहे हो बात मेरी? सो ये जो है ये कॉमनली क्रिएटेड फायरवॉल रूल्स है, तो इसीलिए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं बस ये चेक मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, अब बेसिकली गूगल क्या करेगा, बैकएंड में एक फायरवॉल रूल बनाएगा HTTP ट्रैफिक को अलाउ करने के लिए। और HTTP ट्रैफिक मतलब पोर्ट क्या होगा, बोलो? 80 पोर्ट होगा। ठीक है, अब एडवांस कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं तो यहाँ पर अगर तुम नेटवर्क टैग ऐड करने वाले हो, यहाँ पर देखना, ये ना हमने फायरवॉल रूल यहाँ क्लिक किया है ना तो ऑटोमेटिकली नेटवर्क टैग भी लगा देगा। याद है मैंने बताया था जब हम फायरवॉल रूल बनाते हैं तो जो टैग होता है वही डिसाइड करता है कि वो फायरवॉल रूल किस पर्टिकुलर VM पे अप्लाई होने वाला है। वो नेटवर्किंग में स्पेसिफाइड टैग्स करके होते हैं, टारगेट टैग्स। तो यहाँ पर टारगेट टैग जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर अलाउ HTTP ट्रैफिक किया है ना, तो यहाँ पर देखना HTTP-सर्वर करके एक ऑटोमेटिकली टैग यहाँ पर इनबिल्ड होगा। मैं बताता कैसा दिखेगा वो। अभी नीचे आते हैं, यहाँ पर तुम लोग देखोगे डिफॉल्ट नेटवर्क है, बट याद है मैं बोला था कि हमेशा जब ऑर्गेनाइजेशंस में हम काम करते हैं तो हम कस्टम नेटवर्क के साथ ही काम करते हैं। सो लेट्स सी, मैंने चूज किया, लास्ट लेक्चर में हमने बनाया था ये VPC और ये उसका सबनेट है। ठीक है, लेट्स क्लिक द डन। आई थिंक बाकी चीजें सही लग रही हैं, एक बार गो थ्रू कर लेते हैं एंड लेट्स क्रिएट। देखते हैं अगर वो कंस्ट्रेंट रहा कि हम एशिया साउथ में नहीं बना सकते तो जल्दी से एक दूसरे जगह बनाएंगे हम। ठीक है, मीनवाइल देखते हैं अगर बन गया तो अच्छी बात है।
यहाँ तक कुछ डाउट है? हमने बेसिकली अभी तक क्या किया, एक सिंपल सा वेब एप्लीकेशन बनाया यूजिंग नहीं। फ्लास्क और उसको हमने डाउनलोड करके रख लिया अपने पास। अब हम वो लेके आएंगे हमारे जीसी वीएम पे, जहाँ पर हम उसको कॉन्फ़िगर करेंगे हमारे वर्चुअल मशीन के अंदर और देखते हैं वो पब्लिकली एक्सेसिबल होता है क्या। फिर धीरे-धीरे हम इसको एडवांस करेंगे। एडवांस करने का मतलब है उसको और ज़्यादा सिक्योरिटी के बेसिस पे, है ना? प्रिसाइज़ली मैनर में कैसे हम उसको सर्व करेंगे ताकि सिक्योरिटी भी अच्छी हो, आराम से सर्व भी कर सके इज़िली, लोड बैलेंसर्स वगैरह यूटिलाइज़ करेंगे आगे जाके, ठीक है? तो ये हमारा वीएम क्रिएट हो गया। अब क्या करते हैं फिर, ये जो बटन दिख रहा है ना क्लिक एसएसएच, बेसिकली हमें इस पे क्लिक करना है। आइदर तुम इस पे क्लिक करो, है ना? या फिर तुम अगर ये ड्रॉप डाउन है ट्रायंगल साइन, इस पे अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पर तुम्हें दिखाएगा व्यू जी क्लाउड कमांड। अगर तुम डायरेक्टली एसएसएच क्लिक करोगे तो एक नया शेल खुल जाएगा और उस नए शेल में तुम देख पाओगे कि बेसिकली हम वीएम के सेल पे रहेंगे। अभी अगर मैं व्यू जी क्लाउड कमांड करता हूँ तो ये जी क्लाउड का कमांड है जिसके थ्रू मैं इस वीएम से कनेक्ट, ये मैंने वो एसएसएच वाली स्क्रीन पे क्लिक किया तो मुझे ये विंडो दिख रही है, राइट? ये अभी मैं कहाँ गया, उस वीएम के अंदर, यहाँ पर तुम देखोगे, देखो जीसीपी फ्लास्क डेमो, है ना? यही वीएम हमने बनाया था, राइट? ओके, अभी क्या करना है, हमें हमारा कोड जो है एप्लीकेशन का कोड वो इस पर्टिकुलर वीएम पे लाना है। उससे पहले एक और चीज अपने को करनी है, हाँ वो जो टैगिंग वाली चीज जो मैंने बताई, ठीक है, वो लास्ट में ऐड करते हैं या फिर अभी देख लेते हैं। जस्ट होल्ड, यस, दिख रहा है स्क्रीन तुम्हें? सो जैसे ये वीएम बना, चलो इसके अंदर जाते हैं। क्लिक किया हमने इस वीएम के अंदर, मैंने तुम्हें क्या बोला कि वो पहले से टैग आ जाएगा इसमें, एक टैग देखो, ओनर का लेबल हमने लगाया था वो आ गया, है ना? यहाँ पर अगर तुम देखोगे ये उबंटू की इमेज है 18.04 और उसके अलावा एक चीज में जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ वो है हमारा नेटवर्क टैग, ये दिख रहा है क्या? HTTP सर्वर्स, ठीक है? सो HTTP सर्वर एक टैग है जो कि किसी फायरवॉल रूल से एसोसिएटेड होगा और उस फायरवॉल रूल में क्या डिफाइंड है ये अगर देखना है, ये जो निक 0 दिख रहा है ना, इस पे राइट क्लिक करो, ओपन इन न्यू टैबलेट सी, ठीक है? यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर ना तुम्हें सारे फायरवॉल रूल समझ में आ जाएंगे, दिखेंगे कि जो भी इस वीएम पे अप्लाई होता है। तो अगर मैं यहाँ पर ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा, यहाँ पर 2 फायरवॉल रूल्स अप्लाई हो रहे हैं। तो ये जो दूसरा वाला है सैंपल प्रोजेक्ट वीपीसी अलाउ एचटीटीपी, तो यहाँ पर अगर तुम देखोगे इस फायरवॉल रूल को, याद है रूल प्रायोरिटी मैंने बताया था, जितना कम नंबर उतना ज्यादा क्या होता है, प्रायोरिटी ज्यादा होती है, राइट? ओके, उसके बाद ये देखो टैग, ये टैग लगा हुआ है हमारे वीएम पे, यहाँ पर दिख रहा है तुम्हें सोर्स, सोर्स मतलब जहां से मैं एक्सेस करना चाहता हूँ इस वीएम को, कहां से एक्सेस करना चाहता हूँ, इंटरनेट से 0.0.0/0 किसका आईपी एड्रेस है, इंटरनेट का। इंटरनेट का किस पर्टिकुलर पोर्ट पे, 80 नंबर पोर्ट 80 नंबर। और डेस्टिनेशन क्या है, डेस्टिनेशन के लिए टैग लगा रखा है हमने, है ना? तो मेरा जो वीएम है वो बाय डिफॉल्ट 80 नंबर के पोर्ट पे अलाउ है, ट्रैफिक को अलाउ करता है, मतलब कोई भी बंदा इंटरनेट से 80 नंबर के पोर्ट पे मेरे वीएम को क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। गॉट इट? सो ये बाय डिफॉल्ट हो गया क्योंकि गूगल ये फंक्शनैलिटी देता है कि जो जनरलाइज फायरवॉल रूल्स होते हैं तुम्हें एक्सप्लिसिटली जाके क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, तुम जस्ट वो जो था चेक मार्क उसको क्लिक करो। अगर इसी की जगह में HTTPS वाला क्लिक करता तो क्या होता, बताओ? करेक्ट, तो सेम फायरवॉल रूल होता, यहाँ पर टैग आ जाता HTTPS सर्वर, सोर्स रेंज सेम ही होता, है ना? बस पोर्ट नंबर चेंज होके क्या हो जाता, 440, राइट? ऐसे ही क्या होता है अगर मेरे पास कोई कस्टमाइज कनेक्टिविटी करनी है मुझे, जैसे 2 वीएम्स आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं ओवर ए स्पेसिफिक पोर्ट, तो वो भी मैं डिफाइन कर सकता हूँ फायरवॉल रूल्स में कि भाई इस पर्टिकुलर वीएम से इस पर्टिकुलर वीएम पे तुम्हें ट्रैफिक को अलाउ करना है ओवर एनी आई। सो ये था मेरा वो चेक मार्क करने का
बेनिफिट, मेरे को अलग से फायरवॉल रूल बनाने की जरूरत नहीं, अदरवाइज मुझे क्या करना पड़ता है पता है क्या? सबसे पहले फायरवॉल रूल पे जाना पड़ता, क्रिएट फायरवॉल, फिर यहाँ पर नेम डालो समथिंग समथिंग, उसके बाद मुझे नेटवर्क डिसाइड करना पड़ता, सैंपल प्रोजेक्ट वीपीसी, प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ती, ये सारी चीजें। यहाँ पर 3 ऑप्शन आते हैं, याद है क्या? ऑल इंस्टेंसेस इन द नेट, क्लास लेक्चर में हमने ये सब देखा है, राइट? उसने ये सारा चीज डाला, उसने यहाँ पर http-server करके टैग डाला, फिर उसने रेंज डिसाइड किया 0.0.0. सॉरी 0/0, और उसके बाद उसने पोर्ट डिफाइन किया 80। सो ये सारी जो चीजें मैं खुद से मैन्युअली फिल कर रहा हूँ ना, वो मैंने चेक मार्क किया तो ऑटोमेटिकली उसने बना दिया बैकएंड में, समझ रहे हो? और प्लस क्या किया उसने, वो जो टैग था, ये जो HTTP टैग के ऊपर वो पर्टिकुलर फायरवॉल, क्लियर? हाँ सो बेसिकली चलो अब हम चलते हैं शेल के अंदर। तो अगर तुम यहाँ पर आके जस्ट ये SSH को क्लिक करोगे, इधर यहाँ से करो, यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी SSH पे क्लिक करोगे तो एक नया शेल क्रिएट होगा। चलो शेल में चलते हैं और आगे की चीजें करते हैं। नया विंडो ऑन किया, मेरी स्क्रीन दिख रही है? तो अभी लास्ट टाइम हमने क्या किया था, अभी यहाँ पर कुछ भी फोल्डर वगैरह कुछ नहीं है, राइट? हाँ, तो लास्ट टाइम हमने क्या किया था, हमारे एप्लीकेशन का एक तार बना के रखा था, जिप फाइल, है ना? अब उस जिप फाइल को मेरे को यहाँ लेके आना है। कैसे लेके आऊंगा? ये दिख रहा है तुम्हें 2 ऑप्शन, डाउनलोड अपलोड, राइट? तो यहाँ पर क्लिक करते हैं, अपलोड फाइल, फाइल चूज करना है, ड्रॉप डाउन आ गया मेरे पास, बनाया ना हमने, क्या मैंने, देखो कितना इजी है। तुम्हें अगर किसी वीएम पे, राइट, किसी वीएम पे अगर कुछ फाइल्स भी डालनी है, पहले से इनबिल्ट बटन्स अवेलेबल है, जस्ट फ्यू क्लिक्स तो उन्हें फाइल्स को ट्रांसफर कर सकते हो, वहां से डाउनलोड कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। कितना इजी है, राइट, काम करने का। वरना मुझे विन HCP होता है, तुम्हारा SCP कमांड होता है, बहुत सारे ऐसे यूटिलिटीज हैं जिसके थ्रू तुम वो काम करते हो, बट यहाँ पर प्री बिल्ड बटन्स अवेलेबल है, जस्ट क्लिक करो, हो गया काम, है ना? कितना सिंपल है। सो बहुत सारे मेथड्स आते हैं, ठीक है? ये चीज देखो, फाइल आ गई, देखा? ls करो, देखो ये टार फाइल आ गई। अब इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्सट्रैक्ट करने का कमांड जैसे उस टाइम बोला मैंने, क्या होता है? टार, याद है हम यूज कर रहे थे XZF, बेसिकली एक्सट्रैक्ट करने का कमांड होता है। ओके, फाइल का नाम हो गया, देखो आ गया मेरा ट्रेनिंग वर्कस्पेस। यहाँ पर अब जाते हैं CD ट्रेनिंग वर्कस्पेस के अंदर, यहाँ पर अगर देखोगे आ गया, कितना सिंपल था, राइट? अब इसके बाद ये ऐसा हो गया कि मैंने अपने किसी डेवलपर को, राइट, क्या किया है, मैंने अपनी फाइल दे दी है ना? ये फाइल मैंने अपने डेवलपर को दे दी या फिर क्लाउड इंजीनियर को दे दी। अब मैं उसको बोल रहा हूँ कि भाई तुम इसको डिप्लॉय कर दो, कहाँ पे? GCVM के अंदर। ऐसा कुछ सिनेरियो दिख रहा है तुम्हें? क्या लगता है ना? मैं एज अ डेवलपर था, मैंने क्या किया, मैंने अपना एप्लीकेशन बनाया, उसका टार बना के मैंने सामने वाले को दे दिया, है ना, कि भाई तुम इसको एज अ क्लाउड इंजीनियर, एज अ क्लाउड आर्किटेक्ट या फिर क्लाउड पर्सन, राइट, तुम इसको डिप्लॉय कर दो GCVM के अंदर, है ना? सो अब बंदा सबसे पहली चीज क्या करेगा, यहाँ पर अगर एज अ बेस्ट प्रैक्टिस तुम देखो, मैंने क्या बोला, requirement.txt की फाइल हमने रखी है ना? तो इस requirement.txt फाइल में वो सारे डिपेंडेंसीज मेंशन है जो मेरे एप्लीकेशन को रन होने के लिए चाहिए, है ना? ऐसा करेक्ट। और प्लस कैसा, मेरे पास main.py फाइल है जहां पर मैंने कोड लिख रखा है, मेरे पास स्टैटिक फोल्डर है जहां पर मेरे स्टैटिक कंटेंट्स हैं, एंड देन उसके बाद मेरे पास टेम्पलेट्स फोल्डर जहां पर मेरे सारे HTML की कोड अवेलेबल है ना? तो एज अ डेवलपर पहला काम बंदा क्या करेगा, एक डॉक्यूमेंट भेजते हैं जिसमें हम सारे प्री रिक्विजिट डालते हैं। तो याद है वो जो ब्लॉग फॉलो कर रहे थे, वहां पर मैंने प्री रिक्विजिट में 2 चीजें लिखी थी। पहली चीज थी हमारी
हमें पाइथन चाहिए क्योंकि ये पाइथन का एप्लीकेशन है, राइट? तो यहाँ पर वो बोल रहा है कि देखो जस्ट पाइथन टाइप किया, ये बोल रहा है पाइथन नहीं है मेरे पास, डाउनलोड कैसे कर सकते हैं? यूजिंग दिस, खुद ही बता रहा है। यहाँ पर sudo लगेगा बेसिकली, देखो हो गया। अगर मैं पाइथन 3 टाइप करता हूँ तो मेरे पास अवेलेबल है, देखो पाइथन 3 है मेरे पास, ठीक है। अगर लिनक्स का यही फायदा होता है, इनकेस अगर तुम्हारे पास कोई चीज अवेलेबल नहीं है, तुम ट्राई आउट करना चाहते हो ना, वो खुद से बताता है कि क्या करोगे तो हो जाएगा। दूसरी यूटिलिटी क्या चाहिए? जियोनिकॉन, मैंने बताया ना। देखो अभी कैसा है, यहाँ पर जियोनिकॉन अवेलेबल नहीं है, खुद बता रहे हैं जियोनिकॉन कैसे इंस्टॉल करना है। देखो apt इंस्टॉल करके लेट्स सी जियोनिकॉन 3 अवेलेबल है क्या इसके पास? नहीं है, चलो डाउनलोड कर लेते हैं। बेसिकली जियोनिकॉन 3 हम यूज करने वाले हैं, उसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन है। apt get install, apt get करो पहले, ठीक है। जैसे कोई वीएम मिलता है ना तुम्हें, सबसे पहला काम तो यही कर लेना। जैसे ही वीएम बना लिए, उसके अंदर आ गए apt get अपडेट, पहली चीज। थोड़ा टाइम लेता है, ये हो गया। अब लेट्स सी, अपग्रेड अभी नहीं करते। देखो अब इसको पता चल गया कि जियोनिकॉन 3 नाम का भी पैकेज होता है, इससे पहले वो रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहा था। सो जब भी कोई नया वीएम तुम्हें मिलेगा ना, सबसे पहली चीज क्या करना, तुम क्या करोगे? apt get अपडेट, ओके। उसके बाद हमारे पास, मैंने बोला जब तुम ब्लॉग देखोगे वहां पर 2 प्रीरिक्विजिट रखा था। सबसे पहला था पाइथन चाहिए हमें, पाइथन के अंदर भी क्या चाहिए? फ्लास्क चाहिए। पाइथन होने के बाद क्या चाहिए? फ्लास्क, राइट? तो अब वो फ्लास्क इंस्टॉल करने के लिए या फिर और भी यूटिलिटीज हो सकती है, जैसे मैंने बताया कि SQL Alchemy यूज करेंगे फॉर द डेटाबेस कम्युनिकेशन, डेट टाइम लाइब्रेरी होते हैं, बहुत सारी लाइब्रेरीज अवेलेबल रहते हैं। वो सारे लाइब्रेरीज हमारा जो डेवलपर है वो क्या करता है, इस requirement.txt फाइल के अंदर रखता है, ठीक है। उसको इंस्टॉल करने का सिंपल सा तरीका, pip3 install -r and then requirement.txt file. I think pip3 भी अवेलेबल है, लेट्स सी pip है क्या अवेलेबल। कभी कभी pip यूज कर सकते हो तुम, कभी कभी pip3 यूज कर सकते हो। लेट्स सी, चलो इंस्टॉल कर ही लेते हैं python 3 sudo। देखो तो ये सारी लाइब्रेरीज जो है ना, ये तुम्हारे पास होनी चाहिए, राइट? अदरवाइज तुम्हारा एप्लीकेशन काम नहीं करेगा। तो सबसे पहला प्री रिक्विजिट यही होता है कि तुम्हारा एप्लीकेशन जिस जिस चीजों पे डिपेंडेंट है, वो सारे एप्लीकेशंस तो सबसे पहले क्या करो? इंस्टॉल करो, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या किया? सबसे पहले इंस्टॉल किया कि देखा हमारे पास पाइथन अवेलेबल है क्या, क्योंकि हमारा एप्लीकेशन ही क्या है? पाइथन। दूसरी चीज हमने जियोनिकॉन इंस्टॉल किया। तो जैसे मैंने बताया था कि वेब सर्वर्स होते हैं, तो वेब सर्वर्स का काम क्या रहता है? वो इंश्योर करके रखते हैं कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो ऑल द टाइम अप एंड रनिंग रहे, है ना। उसके ऊपर SSL लगाना होता है। देखो कभी ताले का साइन आता है, तुम कोई भी एप्लीकेशन यूज करते हो तो यहाँ पर भी ये दिख रहा है कि ताला, ये बेसिकली ताला क्या बताता है कि तुम्हारा कनेक्शन सिक्योर है। तो इसके लिए ना हम ट्रैफिक अलाउ करते हैं 443 पे, HTTPS ट्रैफिक, और यहाँ पर कुछ सर्टिफिकेट्स पास करते हैं ताकि वो ऑथेंटिकेट हो पाए कि हाँ ये जो कनेक्शन है वो सिक्योर है। सो वो सारी फंक्शनैलिटी अगर मुझे ऐड करनी होती है ना मेरे एप्लीकेशंस में, तो वो वेब सर्वर लेवल पे होता है या फिर लोड बैलेंसर लेवल पे होता है, ठीक है। सो ये भी हो गया। ओके, अब क्या करेंगे हम? क्या इंस्टॉल किया हमने? pip3 इंस्टॉल किया, pip इंस्टॉल किया, pip3। तो लेट्स यूज इट। ओके कूल, देखो ये डाउनलोड कर रहा है। अब यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो ये दिख रहा है तुम्हें फ्लास्क 1.1, यही हमने अपने requirement.txt में डाल रखा था। ये देखो दिखा गया, और ये इसने इंस्टॉल किया। तो सिंपल, सबसे पहले जैसे हम डेवलपर को देंगे जिप फाइल, वो डेवलपर क्या करेगा? उसको एप्लीकेशन यहाँ पर डालेगा उसकी मशीन में जहाँ पर उसको होस्ट करना है, और सबसे पहले जो भी डिपेंडेंसीज थी एप्लीकेशन की वो डाउनलोड करता है। जैसे कि हमने क्या क्या किया? पाइथन किया, फ्लास्क किया, pip3 किया, फिर उसके बाद जो भी requirement.txt में था, क्योंकि हाई लेवल पे हमें पता होता है एज अ क्लाउड फॉक्स कि हमें क्या इंस्टॉल करना है, बट एक्चुअल में तुम्हारे एप्लीकेशन के अंदर, राइट, कौन कौन सी डिपेंडेंसीज हैं वो हम नहीं बता सकते। वो कौन बता सकता है? सिर्फ डेवलपर बता सकता है, राइट।
तो डेवलपर बेसिकली हर बार क्या करता है, एक बेस्ट प्रैक्टिस में एक requirement.txt की फाइल बनाता है, वहां पर सारी डिपेंडेंसी डालता है। कूल। हाँ, अब इसको होस्ट करने के लिए मैं चाहता हूं कि मैं gUnicorn यूज करूं, है ना। तो gUnicorn भी हमने इंस्टॉल कर दिया है, वो भी एक तरह का वेब सर्वर है, ठीक है। ओके, तो वो भी इंस्टॉल हो चुका है। अगर मैं इसको चेक करना चाहता हूं तो कैसे करूंगा? कोई भी यूटिलिटी अगर तुम चेक करना चाहते हो, जस्ट क्लिक करो और हिट करो। यहाँ पर बोल रहा है यूज करने के लिए कैसे करना होता है तुम्हें। सबसे पहले gUnicorn टाइप करो, देन कुछ ऑप्शंस आते हैं वो टाइप करो, ठीक है। सो चलो रन करते हैं हमारा एप्लीकेशन। कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, सारे फाइल्स इनबिल्ट हैं, पहले से अवेलेबल है मेरे पास, है ना। सो gUnicorn को रन करने का सिंपल तरीका होता है या सबसे पहले टाइप करो sudo, फिर उसके बाद जैसे यहाँ पर ऊपर बोला इसने, क्या बोला इसने, सबसे पहले यूज करो gUnicorn नेम, है ना। उसके बाद बेसिकली इसने क्या बोला कि कुछ भी यूटिलिटी होता है, तो यूटिलिटी में क्या कर रहा हूँ, यूज बाइंड कर रहा हूँ मेरे 0.0.0। एक काम करता हूँ, उससे पहले ना मेरे एप्लीकेशन को जो फायरवॉल रूल मैंने अप्लाई किया है वो किस पे है, किस पोर्ट नंबर पे है, 80 पे है, राइट। और यहाँ पर क्या मेंशन है, 5000। मुझे इसको लगता नहीं तुम्हें 80 करना चाहिए, है ना। समझ में आया ना क्यों चेंज किया इसको हमने। अब उसके बाद क्या करते हैं, sudo, फिर उसके बाद gUnicorn, फिर उसके बाद मैं बाइंड करूंगा मेरे gUnicorn के वेब सर्वर को 0.0.0 क्या कोलन 80। अब मेरा याद है क्या, जब तुम main.tf फाइल देखोगे तो वहां पर भी हमने क्या किया था, लास्ट में ना एक मेन एप्लीकेशन को इस तरह से बाइंड किया था हमारे एप्लीकेशन को एज अ मेन एप्लीकेशन, और लास्ट में यूटिलिटी करते हैं हम लोग रीलोड। रीलोड का मतलब ऐसा होता है कि इनकेस अगर मैं एप्लीकेशन में कोई भी चेंजेस करता हूँ रन टाइम में, तो ऑटोमेटिकली ये एप्लीकेशन को रीलोड कर देगा, मुझे जाके मैन्युअली फिर से ये कमांड रन करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? चलो हिट करते हैं, हाइफन होगा, सॉरी या। सो अब मेरा वेब एप्लीकेशन चालू हो गया, दिख रहा है, देखो, जो कि सर्व कर रहा है इन दिस पर्टिकुलर पोर्ट। ट्राई आउट करें क्या? लेट्स सी कैसा दिखता है ना। चलो देखते हैं, स्टॉप कर रहा हूँ मैं ये वाली स्क्रीन और फिर से मैं विंडो शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। वहां तो चल रहा है, इतना क्लियर हुआ ना तुम्हें? हाँ। अब क्या करेंगे, हम VMs के अंदर आएंगे। यहाँ पर तुम्हें एक्सटर्नल आईपी एड्रेस दिख रहा है मेरे VM का, इसको कॉपी करो, एक नया वेब पेज ओपन करो, यहाँ पर कैसा ट्रैफिक है हमारा, HTTP, राइट। यहाँ पर टाइप कर लेते हैं http:// और अगर मैं हिट करूं, दिख रहा है तुम्हें? तुम लोग खुद भी चाहो तो मैं पेस्ट कर देता हूँ चैट पे, तुम लोग ट्राई आउट करो, तुम्हारे साइड चल रहा है क्या, ट्राई करो इसको। फिर थोड़ा और एडिशन करेंगे चीजों का, थोड़ी और राउट्स डालेंगे कि स्लैश पे ये सर्व करो, यहाँ पर ये सर्व करो, तो इस तरह से तुम फुल्ली फंक्शनल वेबसाइट बना सकते हो। सो एज अ सजेशन अगर मैं तुम्हें बोलूं तो अब तुम्हारे दिमाग में एक विजन आया क्या कि यूजिंग दीज थिंग्स, जो भी मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया, टेम्पलेट्स फोल्डर एक्सप्लेन किया, स्टैटिक एक्सप्लेन किया, राइट। तुम लोगों के दिमाग में कुछ तो विजन आ रहा होगा कि लेट्स क्रिएट समथिंग, राइट, कि चलो कुछ अपना पोर्टफोलियो का वेबसाइट बनाते हैं, उसको होस्ट करते हैं GCVM पे, राइट। सो दिख रहा है तुम लोगों को भी, आ रहा है सेम पेज? चलो चेंज करते हैं, अब कुछ कुछ चीजें चेंज करते हैं ताकि अपने को और थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी मिले, राइट। तो जस्ट मैं ये बंद कर रहा हूँ, तो शेयर करते हैं, ये देखो। अब यहाँ पर अगर तुम देखोगे ना, वहां पर दिख रहा होगा तुम्हें कि मैंने एक बार ना एक्सेस किया था इसको, वेबसाइट को ऐसा करके। चलो अभी इसको, इससे बाहर आने के लिए सिंपल सा मेथड क्या है, Ctrl+C, बंद कर दिया, ठीक है। अब क्या करूंगा, main.py पे जाता हूँ, चलो कुछ और चीजें ऐड करते हैं, राइट। जैसे ये मेरा ऐप ब्लॉक था, राउट ब्लॉक था,
तो मैं बोल रहा हूं कि जब बंदा स्लैश पे जाता है तो वो क्या सर्व करेगा, ऐसा index.html index.html। चलो एक और राउट बनाते हैं। सपोज मैंने राउट बना दिया वेलकम स्लैश वेलकम, ठीक है, ओके। अब इस वेलकम वाले राउट पे चलो कुछ बताओ क्या चाहिए तुम लोगों को, क्या देखना है। सपोज वो टेक्स्ट वाला याद है क्या, स्टार्टिंग में किए थे, चलो वही वाला काम करते हैं। रिटर्न सपोज क्या करें, हेलो फ्रॉम अभिषेक, ठीक है, फ्रॉम अभिषेक इन द जीसीपी, ठीक है। ये टेक्स्ट आना चाहिए वेब पेज के वहां पर, मेरे वेब पेज पे। अगर कोई बंदा कहाँ जाए, स्लैश वेलकम पे जाए। सो बेसिकली क्या होता है, एक ही फंक्शन दो जगह यूज नहीं हो सकता, एक फंक्शन एक ही जगह यूज होगा। तो इस फंक्शन का नाम भी क्या रखेंगे हम, वेलकम, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, क्योंकि वहां पर पहले दो ही फंक्शन थे, तो मेक श्योर करना हो जाता है ऐसा, ठीक है। ओके, सेव कर दिया, फिर से स्टार्ट करते हैं। ओके, हमारा स्टार्ट हो गया सर्वर। अब तुम लोग भी जाओ वेबसाइट के अंदर और वहां पर स्लैश वेलकम पाथ पे जाओ और मुझे बताओ आउटपुट आ रहा है जो आना चाहिए था। तो सपोज ये मेरा वेबसाइट था, है ना। अभी अगर मैं इसके आगे स्लैश वेलकम डालता हूँ, मुझे क्या दिखना चाहिए बताओ। करेक्ट, वो मेरे को दिखना चाहिए। तुम लोग भी टेस्ट आउट करो बैक एंड में, चल रहा है क्या, दिख रहा है क्या वो, दिख रहा है। करेक्ट ना। सो ऐसा कुछ हम कर सकते हैं। अभी तो मैंने सिर्फ एक वेलकम बनाया है, तुम लोग देखे होगे तो देखिए वेबसाइट्स में बहुत सारी जगह पे जाते हैं, तो वो सारा जो राउट्स वगैरह है वो भी तुम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो बेस्ड ऑन योर फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। अभी ये सिर्फ वेलकम था और एक्स्ट्रा और डालना है तो और ज्यादा राउट्स ऐड करते जाओ। ट्राई, ये देखो आ गया, दिख रहा है तुम्हें, हेलो फ्रॉम अभिषेक इन द जीसीपी ट्रेनिंग। तो ऐसे ही तुम लोग जितने और ज्यादा राउट्स अगर डालना चाहते हो और जैसे कैसे देखो क्लिक क्लिक जैसे बटन क्लिक करते हैं तो इस पाथ पे जाओ, ये बटन क्लिक किया तो इस पाथ पे जाओ, है ना। ये सारी की सारी चीजें तुम यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर सकते हो और ये लाइव है। देखो मैं जस्ट यूज नहीं कर रहा हूँ ये वीएम, तुम लोग भी एक्सेस कर पा रहे हो तुम्हारे कंसोल से, तुम्हारे ब्राउजर से। तो क्या लगता है ये होस्ट हो गया हमारे वीएम में, है ना। बट यहाँ पर अगर तुम देखोगे कि सिक्योरिटी प्रोस्पेक्ट से अगर सोचूं या फिर एक इंटरप्राइज लेवल का एप्लीकेशन के प्रोस्पेक्ट से सोचूं, नहीं तो ये फिजिबल नहीं है, हमें इसको और इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो हम लोग अभी तक जो भी कंसेप्ट्स पढ़े हैं रिलेटेड टू एमआईजी कैसे बनाते हैं, है ना। अभी देखो सिर्फ एक ही वीएम है, इनकेस अगर ट्रैफिक बहुत ज्यादा आता है मेरे एप्लीकेशन के ऊपर तो वो तो बंद हो जाएगा ना, क्योंकि एक कैपेसिटी है मेरे सर्वर की। सो हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था एमआईजी, मैनेज इंस्टेंस ग्रुप, राइट। उसमें कैसा करता था, वो स्केल करता था ऑटोमेटिकली जैसे जैसे मेरा ट्रैफिक ज्यादा आता था यूटिलाइजेशन के बेसिस पे। हमने लोड बैलेंसर्स पढ़ा ताकि मेरा जो ये बेस एप्लीकेशन है वो एक्सपोज ना हो, राइट। तो वो सारे के सारे कंसेप्ट हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं फॉर द बेस्ट प्रैक्टिस एंड टू एंड सोल्यूशन, ठीक है। सो एज अ टास्क बोलो या फिर ट्राई आउट करो ये चीज कि तुम इस एप्लीकेशन को बेसिकली सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए यहाँ पे, तुम्हारा जो ये एप्लीकेशन है इसको कभी भी एक्सटर्नल आईपी एड्रेस नहीं देना चाहिए। दिस इज नॉट अ बेस्ट प्रैक्टिस, ओके। ये क्योंकि तुम डायरेक्टली किसी वीएम पे एक्सेस नहीं दे सकते। इसके आगे हम क्या करेंगे, एक यूएमआईजी क्रिएट करना। सो एक मिनट बस मैं तुम्हें देता हूं टास्क, ओके। इसका जो भी टास्क मैं दे रहा हूं उसका सोल्यूशन मैं ब्लॉग में डाल के रखूंगा। सो अभी तक हमने किया क्या बताओ फट से। सबसे पहले हमने क्या किया, एक फ्लास्क एप्लीकेशन बनाया हमारे क्लाउड सेल के अंदर और उसको हमने होस्ट किया कहाँ पे, एक कंप्यूट इंजन वर्चुअल मशीन इंस्टेंस पे, राइट। इतना क्लियर हुआ। अब इसी को थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो भी आईपी एड्रेसेस वगैरह यूज कर रहे हैं वो कैसा है,
एक्सटर्नल आईपी एड्रेस है। फिजिबल वे होता है क्या इसको एक्सपोज करने का? नहीं। हम क्या करते हैं, जितना ज्यादा ट्रैफिक आए उतना ज्यादा वो स्केल करे, स्केलेबिलिटी दिखानी है हमें, है ना? और ताकि अगर ज्यादा ट्रैफिक आए ऑटोमेटिक स्केल हो रहा है, और ट्रैफिक कम हुआ ऑटोमेटिकली स्केल डाउन हो रहा है। तो जो MIG वाला कंसेप्ट पढ़े थे वो मैं चाहता हूँ तुम लोग ट्राई आउट करो इसमें इम्प्लीमेंट करने के लिए। उसका प्रोसेस क्या होता है वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर हम देते हैं इसका एक्सटर्नल आईपी एड्रेस। एक्सटर्नल आईपी एड्रेस नहीं देना है, हटाना है इसको। तो वो हटाते कैसे हम बता दे रहा हूँ। तो देखो कोई भी एप्लीकेशन जो है वो तुम तभी एक्सेस कर पाते हो जब उसके पास कहीं ना कहीं पे एक एक्सटर्नल आईपी एड्रेस अवेलेबल होता है, ठीक है? और अभी हम लोग आईपी एड्रेस के थ्रू ऐसे एक्सेस कर रहे हैं। इन फ्यूचर हम क्या करेंगे उसको कुछ DNS के साथ, जैसे देखियो ना कैसा रहता है googlecloud.com, है ना, या फिर flipkart.com, इस तरह का वेबसाइट होता है। कोई थोड़ी ना चाहेगा कि तुम उसको आईपी एड्रेस दो और वो भाई एक्सेस करे, ऐसा नहीं होता, राइट? और प्लस एक और चीज अगर देखोगे तुम्हें यहाँ पर वो ताला नहीं दिख रहा, यहाँ पर क्या बोल रहा है ये, नॉट सिक्योर। तो जो हैकर्स वगैरह होते हैं ना वो भी यही यूज करते हैं, उनका भी वेबसाइट सिक्योर नहीं रहता। सो जब भी तुम कोई भी ऐसे वेबसाइट में जाते हो जो कि सिक्योर नहीं है, राइट, तो टॉलरेट करो ऐसे वेबसाइट्स में जाने का। मे भी हो सकता है वहां पर कुछ इश्यूज हो, मैलवेयर वगैरह हो सकते हैं, ठीक है? सो कोई भी ऑथेंटिकेटेड वेबसाइट होता है उसमें वो ताला वाला सिंबल रहता है और वो सिक्योर रहता है। यहाँ पर खुद बोल रहा है कि दिस वेबसाइट इज नॉट सिक्योर, बट ये हम खुद से बनाए हैं, टेस्ट कर रहे हैं, सो ये चलता है, ओके? ऐसा मत सोचना कि यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ तुम लोग को एक्सेस करने तो कोई इश्यू है, ओके? ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप डिफाइन करते हैं कि एक्चुअल में हम क्या करने वाले हैं। ओके, जस्ट होल्ड ऑन, कंट्रोल C कंट्रोल V, मैंने सिलेक्ट कर लिया, सॉरी, ओके ओके। नेक्स्ट स्टेप्स डिफाइन करते हैं कि क्या करना है तुम्हें, नेक्स्ट स्टेप्स, ओके, ताकि तुम्हारी लर्निंग सामने आए कि तुम यूटिलाइज करो जो भी तुमने सीखा है उसको प्रैक्टिकल में, ठीक है? नेक्स्ट स्टेप बेसिकली हम क्या करेंगे, इसका साइज बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट स्टेप्स, सबसे पहले जो भी कंप्यूटर इंजन हमने यूज किया उसका जो आईपी एड्रेस है उसको तुम रिमूव करो। एक्सटर्नल आईपी एड्रेस के थ्रू हमारा एप्लीकेशन सर्व नहीं होना चाहिए। दिस इज ऑप्शन नंबर 1, मतलब टास्क नंबर 1, ठीक है? इसके बाद बेसिकली हम क्या करेंगे, दूसरा स्टेप क्या होगा, अभी कैसा टेस्टिंग पर्पस है तो MIG के साथ तुम जा सकते हो। तो यहाँ पर करो क्रिएट MIG फॉर द VM, ठीक है? तो आया, ओके, ठीक है? MIG क्रिएट करो और उस MIG को HTTPS, तो आया, ओके, उस MIG को बेसिकली क्या करना है, एक HTTP एक्सटर्नल लोड बैलेंसर के पीछे तुम्हें लगाना है, ठीक है? और तुम्हारा जो एप्लीकेशन है वो कैसे सर्व होगा, इस एक्सटर्नल लोड बैलेंसर के आईपी के साथ। तो यहाँ पर नोट करके लिख लो, एप्लीकेशन should expose via external IP या फिर सिर्फ IP एड्रेस, एक्सटर्नल IP एड्रेस ऑफ योर लोड, ठीक है? तो बेसिकली अब तुम्हारा हायरार्की कैसे बन जाएगा पता है क्या, यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है? इसको यहाँ रख दिया, ये सारी चीजें मैं चैट पे डाल दूंगा। हाँ, अभी यहाँ तक का क्लियर हो गया। इसके आगे हम क्या करेंगे, बेसिकली कंप्यूट इंस्टेंसेस का MIG बनाएंगे, बहुत सारे कंप्यूट इंस्टेंस जो कि स्केल करेगा ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन क्या, ट्रैफिक के बेसिस पे, है ना? करेक्ट है ना? हाँ, कितना क्लियर हुआ? ओके, ये हो गया। अब ये सारे जो लोड बैलेंसर्स है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली MIG है। ये MIG मतलब
मैनेज इंस्टेंस ग्रुप, ये पढ़े हो ना? क्लियर है? कर लोगे? नहीं होता तो ब्लॉग में डाल दूंगा मैं इसका सोल्यूशन, तुम लोग ट्राई आउट करना, ठीक है? बट आई वुड सजेस्ट पहले खुद से ट्राई करो, नहीं होता तब देखना उसको, ठीक है? एटलीस्ट तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग पहले आए कि कैसे करना है, ठीक है? इसके बाद बेसिकली क्या होगा, ये जो तीनों लोड बैलेंसर्स है या फिर MIG है मेरा, है ना? इसको घुमा देते हैं ऐसा कुछ और इसको रख देते हैं यहाँ पे, इसके आगे मैं बनाऊंगा VLB, देखिए आता है कि नहीं? HTTPS लोड बैलेंसर सर्च कर लेते हैं, HTTPS चलो कोई नहीं आ नहीं रहे हैं। यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो नेटवर्किंग वाला फील्ड है, आइकन चाहिए तो आइकन लेते हैं। यहाँ पर तुम देखोगे सिक्योरिटी, स्टोरेज, इंटरनेट ऑफ नेटवर्किंग, ठीक है? यहाँ पर मुझे मिल जाएगा ये फायरवॉल रूल भी तुम्हें कॉन्फ़िगर करना पहले से है कॉन्फ़िगर्ड एक्चुअल में, पर लग सकता है, ठीक है? तो यहाँ पर मैं अभी बता नहीं रहा सोल्यूशन इसका, बट मैं चाहता हूँ तुम लोग भी थोड़ा डीप डिग आउट करो। तो इसके आगे हमारा लोड बैलेंसर रहेगा, ठीक है? तो ये जो MIG है ये कनेक्ट होगा हमारे लोड बैलेंसर से, ठीक है? और इस लोड बैलेंसर को एक्सेस करेंगे हमारे क्या एंड यूजर, या फिर सिर्फ यूजर सर्च मारता हूँ तो आ जाएगा। ये हमारे यूजर जो कि कहाँ से एक्सेस करेंगे इसको, इंटरनेट से। और फायरवॉल रूल तुम्हारा कहाँ कहाँ पर होगा, एक यहाँ पर फायरवॉल रूल है, एक तुमने फायरवॉल रूल यहाँ पर भी बनाया अभी, याद है क्या? HTTPS फायरवॉल रूल बनाया तुम लोगों ने, है ना? तो देखो जो भी चीजें तुम सीख रहे हो वो चीजें तुम कैसे यूटिलाइज करते हो वो अंडरस्टैंडिंग तुम्हारे अंदर आनी चाहिए आफ्टर दिस एंड टू एंड सेटअप, ऐसा मेरा अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है? सो कहीं भी अगर समझ नहीं आता पिंग करो, ट्राई आउट करते हैं कि उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? बट करो एक बार ट्राई और बताओ कैसे जम रहा है, ठीक है? तो घुमा के यहाँ पर डाल देते हैं, क्या डालेंगे यहाँ पे, इंटरनेट यूजर। और अभी जो हमारा करंट सेटअप है बेसिकली क्या है, ये जो हमारा यूजर है वो कहाँ पर अवेलेबल है, यहाँ पर कहीं, राइट? और वो डायरेक्टली किसको एक्सेस कर रहा है, हमारे VM, करेक्ट है ना? ऐसा कुछ हो रहा है अभी करेंटली, अगर तुम देखो हमारा जो इंटरनेट का यूजर है वो डायरेक्टली मेरे VM को एक्सेस कर रहा है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत तरीका है, हाँ है ना? तरीका एक्चुअल में कैसा होना चाहिए, हमारे पास एक MIG होने चाहिए ताकि हम ऑटो स्केलिंग का कंसेप्ट यूज कर सके। जैसा जैसा ट्रैफिक आएगा, आप तुम ही सोचो ना, अभी हमारे पास एक ही VM है, इनकेस अगर मेरे वेबसाइट पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है तो मेरा एक VM संभाल पाएगा क्या? नहीं संभाल पाएगा, राइट? तो वहां पर दिक्कतें होंगी, तो वो चीज करने के लिए हम क्या करते हैं, MIG ये सब का कंसेप्ट यूज करते हैं, क्लियर? तो ये था बेसिकली हमारा ओवरऑल प्रोजेक्ट, ठीक है? फर्स्ट प्रोजेक्ट जिसपे हमने हमारा जो VM था या फिर हमारा जो एप्लीकेशन था उसको कैसे बनाना है और कैसे कॉन्फ़िगर करना है ये हमने सीखा। यहाँ पे डालते हैं ज़्यादा समझ में आएगा, यहाँ पर डाल दिया, सॉरी फायरवॉल रूल्स कहाँ पर डिफाइंड है, यहाँ पे डिफाइंड है। सो ओके,
कितना क्लियर हुआ? सो अभी हमारा करंट सेटअप कहाँ तक का है? डॉटेड लाइंस चाहिए मुझे। जो बॉक्स है बैक, सो अगर तुम देखोगे तो यहाँ तक का जो काम है ये अभी हमने कर लिया है ना। अभी हमने इससे आगे की चीज, ये वाली चीज जो है करनी है। ये हमारा क्या है? करंट सेटअप और ये हमारा क्या है? एडवांसमेंट। राइट। सो कितनी सारी चीजें हैं, ठीक है। आई जस्ट वांट कि तुम थोड़ा एक बार गो थ्रू करो, तुम्हें भी थोड़ा चीजें समझ में आएंगी, वरना ऊपर से जाएगा चीजें, है ना। सो ये हमें करके रखना है। इसका पूरा सोल्यूशन मैं दे दूंगा, बट आई वुड सजेस्ट फर्स्ट यू ट्राई, ताकि तुम्हें क्लैरिटी आए चीज़ों का, कैसे होती है चीज़ें, कैसे होती है। देखो सिंपल सा एक वेब एप्लीकेशन था, बहुत सिंपल सा, उसके लिए हमने कितना कुछ करना पड़ा, राइट। सो एज सुन एज तुम फेमिलियर होते जाओगे, ये डायग्राम जो बना रहा हूँ वो सब मेरे दिमाग में ऐसे ही आ रहा है, राइट। क्यों? क्योंकि वैसा प्रैक्टिस है। सो तुम भी जाओ, हैंड्स ऑन करो, और हैंड्स ऑन से ये क्लैरिटी आती है। क्लियर? सो ट्राई आउट करोगे खुद से? So okay then, this is all for today, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, सेम एप्लीकेशन को, इसका भी एक वीडियो मैं डाल दूंगा एंड टू एंड सेटअप का, कि कैसे हमने MIG बना के कैसे करना है, बट वो थोड़ा लेट आएगा। बट नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, सेम एप्लीकेशन को एक स्टेप आगे बढ़ के कंटेनराइज करेंगे, और क्लाउड रन हो गया या फिर GKE हो गया, वैसे सॉल्यूशंस में डिप्लॉय करेंगे। ये तो हमारा फ्लास्क एप्लीकेशन को कंप्यूट इंजन में कैसे डिप्लॉय करना था, ये था। एक नेक्स्ट सर्विस में जाएंगे जिसमें हम क्लाउड रन पे हमारे सेम एप्लीकेशन को होस्ट करेंगे। ओके देन गाइस, आई थिंक बहुत अच्छा था, राइट। ट्राई आउट करो ये चीज, और कहीं पे भी कंफ्यूजन होता है सो जस्ट पिंग मी। ओके, यप।